A very good evening, everyone. Welcome to the free class organized by Destiny Star. जिज्ञासु जी से रिक्वेस्ट कि लाल किताब वर्षफल के ऊपर डिटेल में चर्चा करें। थैंक यू। ओवर टू जिज्ञासु जी। हमारे मधुर और मीठे शब्दों के लिए शुक्रिया और सभी जुड़ने वाले 200 जैसा कि शास्त्री बहने का 219 लोगों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। लेकिन हम पहले अपनी बात करेंगे, एस पार्थ सारथी से बात करेंगे और यहीं से हम आज अपनी लाल किताब का सत्संग और क्लास को शुरू करेंगे। तो एस पार्थ सारथी को अनम्यूट किया जाए। ही इज हैविंग अ वेरी गुड पर्सनालिटी नमस्ते एंड सर। नमस्ते पार्थ भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? हमको सिर्फ ये बताइए कि लाल किताब का, आपके नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि यू आर अ साउथ इंडियन। एम आई राइट यस और सर, रॉन्ग? करेक्ट करेक्ट। तो ये साउथ इंडियन होने के बाद भी लाल किताब के प्रति आपका उत्साह, आपकी उमंग, आपका जोश कैसे पैदा हो गया? आपको तो नाड़ी में जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर आप लाल किताब पढ़ने आए हो तो हम आपसे फिर ये जानना चाहेंगे, केतु और मंगल आपके चार्ट में कहाँ है? सर केतु सेकेंड हाउस में और मंगल फिफ्थ में। बिल्कुल सही, क्योंकि हम समझ रहे थे कि पढ़ाई लिखाई का साधन कहीं ना कहीं मंगल का संबंध, क्योंकि केतु जो है बोली से संबंध है और मंगल फिफ्थ में है, तो इसका मतलब एजुकेशन, बुद्धि। तो तभी अदरवाइज लाल किताब में आपका इंटरेस्ट शायद डेवलप ना हो पाता। वास्तु भी आता है आपको? नहीं सर, मेरे को न्यूमरोलॉजी आता है और वैदिक तो अभी मैं सीख रहा हूँ सर से, कोई पीयूष सर दिक्कत से। नहीं। आपको, आप अगर वास्तु में काम करेंगे तो यू कैन डू मेरेकल इन वास्तु। और वास्तु भी आपको मैं दानव वाला सीखना पड़ेगा, विश्वकर्मा वाला नहीं। तो साउथ इंडियन जो नागर शैली है, ये जो साउथ इंडियन शैली और वास्तु है, वो अगर आप सीखेंगे तो यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट। एनीवे, हम अपनी बात को खत्म करते हैं और लाल किताब देखिए। थोड़ा इंटरेक्शन करने से हमको ये आइडिया लगता है कि हमारे पास किस तरह के लोग हैं आज हमारे क्लास में, ठीक है? तो अब हम आज अपनी लाल किताब पे चर्चा करते हैं। लाल किताब वर्षफल क्या होता है? तुम सबके माइंड में वर्षफल को लेके अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग अच्छे और बुरे कॉन्सेप्ट, मिस कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, एक कहते हैं ना, सबके मन में एक धारणा बनी होगी ऑलरेडी, क्योंकि तुम कोई भी दो चार को छोड़ दो तो तुम में से कोई भी नया नहीं है ज्योतिष में। सबने वर्षफल को लेके एक पर्टिकुलर धारणा अपने जीवन में बना रखी होगी, राइट? अब वर्षफल जो है वो कई तरह से अलग अलग, तुमको सबको पता है कि ज्योतिष में कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज इन एस्ट्रोलॉजी। जेमिनी है, पराशर है, लाल किताब है, केपी है, न्यूमरस नंबर ऑफ, और कई सारे और भी ऋषि हैं जिन्होंने ज्योतिष के बारे में अलग अलग, नारद संहिता, वशिष्ठ, ठीक है, तो वो सब लिखा है। तो नॉर्मली वर्षफल जो है तीन तरह के ज्योतिष में चलते हैं। एक ताजिक वर्षफल चलता है, एक हमारा वैदिक वर्षफल चलता है, और एक हमारा लाल किताब का वर्षफल भी चलता है। और भी दो चार पांच होंगे, हम मेनली तीन ले लेते हैं। तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अपना बनाने का डिफरेंस होता है। तो लाल किताब वर्षफल एक बड़ा ही यूनिक और एक सिंपलर सिस्टम है। आपको एस्ट्रोलॉजी की डीपनेस बहुत ज़्यादा ना भी पता हो, अगर आपको कुछ ग्रह और कुछ भावों के कारक पता हैं, तो आप वर्षफल देके कम से कम उस साल की अपनी रोकथाम या उस साल की अपनी ग्रोथ प्लान कर सकते हो। कोई टेंशन नहीं है। तुमको ज्योतिष कम आए, तुमको ज्योतिष ज्यादा आए, लेकिन अगर ज्योतिष में भाव यानी खाना, हाउस के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो, और तुमको ग्रहों के कारतत्व, उनके गुण तत्व, धर्म, सिग्निफिकेटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो, तो दो और दो जोड़ के तुम चार बना सकते हो। एक और 11 को जोड़ के 11 बना सकते हो। और वर्षफल उस साल अपना जीवन तुम्हें कैसे प्लान करना है। जैसे कि जब बैट्समैन बैटिंग करता है तो उसको बॉल को कब डक करना है, कब फ्रंट फुट पे खेलना है, कब उसको जो है वापस कर देना है, वो अपनी प्रैक्टिस से जानता है। तो यहाँ वर्षफल का लाल किताब में सिर्फ एक फायदा है कि वो आपको, क्योंकि देखो बात तो समझो, जैसे मान लो हम तृप्ति की बात कर लेते हैं। तृप्ति की वीनस की दशा आई, तो तृप्ति की वीनस की दशा तो 20 साल के लिए आई। तो क्या वीनस की 20 साल, वीनस जो है 20 साल तृप्ति को रिजल्ट देता रहेगा? कभी ऊंचा भी होगा, कभी नीचा होगा, कभी कभी अप एंड रोलर कोस्टर बनेगा, अलग अलग, क्योंकि अंतरदशाएं 20 साल के लिए आएंगी। लेकिन तृप्ति को अगर वर्षफल आता है, एनुअल चार्ट बनाना आता है, फिर वो चाहे ताजिक का है, चाहे वैदिक का है, चाहे लाल किताब का है, सबसे इजिएस्ट मेरे हिसाब से लाल किताब है। तुम लोग भी धीरे धीरे समझ जाओगे इस बात को। तो लाल किताब में तृप्ति ने अपना वर्षफल बनाया लाल किताब का, और देखा कि ये प्लेनेट इस खाने में यहाँ है, तो इस साल हमारे पास ग्रोथ। अब ऑब्वियसली बात है, तृप्ति अपने एज फैक्टर में होगी। अब कोई मान लो किसी ने 80 साल में वर्षफल बनाया, तो 80 साल में वो बच्चा पैदा करने की तो उम्मीद नहीं कर सकता है, और 13 साल का बच्चा करियर की उम्मीद नहीं कर सकता है। तो ये देश काल और परिस्थिति की यहाँ पे
इम्पैक्ट होती है कि आप उम्र के जिस फेटे में हो और उस फेटे में जो आप चाह रहे हो कि इस साल मेरा ये हो जाए, इस साल मेरा ये ना हो, इस साल मुझे ये कष्ट ना मिले, इस साल मेरी माता का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, इस साल मैं विदेश चला जाऊं, इस साल मैं कंपटीशन बीट कर दूं, इस साल मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, इस साल मेरी शादी हो जाए। अब ये सब जो है 20 साल की वीनस की दशा तो प्रॉमिस कर देगी। जैसे मान लो एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, बिटिया अब तुम्हारी वीनस की दशा आने वाली है, तुम्हारे 20 साल बहुत बढ़िया होंगे। क्यों? उसने क्या देखा, लॉर्डशिप देखी, तुम्हारे लग्न का जो है मित्र और शत्रु देखा, और उसने तुम्हें बता दिया 20 साल बहुत बढ़िया होंगे। लेकिन भैया 20 साल तो एक लॉन्गर पीरियड है ना। मान लो 16 साल बाद तुम्हारे पास कुछ होने वाला है, उससे तुम क्या कर लोगी। लेकिन अगर तुम वर्षफल की मास्टरी है तुम्हारे पास, तो तुम एक एक साल की अपॉर्चुनिटी प्लानिंग्स को तुम प्लान कर सकती हो कि इस साल मुझे ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, इस साल मुझे ये करना चाहिए, इस साल मुझे प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए, इस साल मुझे शेयर ट्रेडिंग करनी चाहिए, इस साल मुझे हेल्थ को बचा के रखना चाहिए, अपनी डेली रूटीन को ठीक करना चाहिए। और ये कैसे पता चलता है? ये सिंपली पता चलता है आपके वर्ष फल को। अब हम यहाँ पे आज, क्योंकि हमारे पास 3 घंटे का ही समय है, 2.5 घंटे का ही समय है, तो हम आपको वर्ष फल बनाना नहीं सिखाएंगे। आगे जब हमारे आप लोग हमसे जुड़ेंगे या जब आप हमें मिलेंगे, तो हम आपको एक बेसिक में वर्ष फल बनाना इसलिए नहीं सिखा रहे हैं क्योंकि नॉर्मली वर्ष फल जो है वो एक अच्छे सॉफ्टवेयर में दिया होता है, तो उसमें हम अपनी एनर्जी वेस्ट करके क्या करें। आपको वो चीज़ सिखाएं जो आपको फायदा हो प्रोडिक्टिव लेवल पे। तो डन, सीधे कट इट शॉर्ट करके हमने ये मान लिया कि आपने अपना वर्षफल अपने किसी अच्छे सॉफ्टवेयर में देख लिया। हमारा खेल है कि जो आपको समझाने वाली चीज है कि पर्टिकुलर प्लेनेट, कोई भी ग्रह, देखिए अब यहाँ पे दो चीजें हैं। एक है आपके जन्म के समय का चार्ट, जिसको बोलते हैं नेटल लाल किताब चार्ट, टेवा, कि जिंदगी भर के लिए वीनस, जैसे मान लो वीनस जो है, मान लो फॉर एग्जाम्पल 12th खाने में बैठ गया, तो वीनस तो आपके जीवन भर के लिए 12th हाउस में बैठ गया। लेकिन वर्ष फल में वीनस हर बार चेंज होगा। तो जब वीनस हर बार चेंज होगा, तो उस साल वीनस जिस खाने में जाएगा, उस खाने के रेफरेंस में जैसा उसका बेसिक टोन है नेटल चार्ट में लाल ग्राफ के, उससे मिक्स होके रिजल्ट देगा। जैसे इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, जैसे मान लो किसी का जुपिटर लाल किताब में जन्म चार्ट में चौथे खाने में है, तो तुम सबको पता है कि लाल किताब के नेटल चार्ट में चौथे खाने में जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है। ठीक, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, चौथे खाने में जुपिटर एग्जॉल्टेड है। अब यहाँ पे देखो 2-3 कंडीशन बनेंगी वर्षफल में। वर्षफल में जुपिटर जो है, जुपिटर जिन जिन घरों का कारक है, जैसे मान लो 2nd हाउस का, 5th हाउस का, 11th हाउस का, और साथ में उसकी अपनी राशियां कौन सी हैं, 9th हाउस और 12th हाउस, और उच्च कहाँ है, 5th हाउस। अगर यहाँ पे जुपिटर आ जाए, और क्योंकि वर्ष, अब बहुत ध्यान समझना, क्योंकि वर्ष फल में भी जुपिटर एग्जॉल्टेड है, और वर्ष फल में, वर्ष फल मतलब 12 साल के बाद वो जब आएगा, 13वें साल में जब जुपिटर उसी पोजीशन में आता है, या जहां पर भी आएगा, तो अगर वो उन घरों में है जहां जो कि जुपिटर के अच्छे घर हैं, तो इसका मतलब नेटल चार्ट में भी जुपिटर अच्छा है, वर्षफल में भी अच्छा है, तो यू आर ब्लेस्ड दैट ईयर विद द क्वालिटीज सिग्निफिकेटर ऑफ जुपिटर, प्लैनेट जुपिटर। यानी कि जुपिटर अगर 5 प्राणों का अधिष्ठाता है, संतान दे, धन दे, नाम, नेम, फेम, प्रेस्टीज दे, जो भी जुपिटर आपके जीवन में करता है एश्योरेंस, वो आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि नेटल में भी आपका जुपिटर एग्जॉल्टेड है, और वर्षफल में भी अच्छे घरों में, कारक घरों में, जहां पे जुपिटर का होल्ड है, वहां पे आया हुआ है। एक तो ये कंडीशन बनी। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, देखो बहुत ध्यान से इसको माइंड में कैलकुलेट करो। मैं वैसे तो तुम्हें बोर्ड में भी दिखा सकता हूँ, चलो मैं बोर्ड में दिखाने का प्रयास करता हूँ। अब जैसे मान लो एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, जुपिटर, आप ये नेटल, ये जो मैं हरे पेन से लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, ये नेटल का जुपिटर है, यानी 1, 4, 7 और 10, ये नेटल का जुपिटर है। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। हरे रंग से जो मैंने लिखा, दैट इज द प्लैनेट ऑफ नेटल जुपिटर। अब मान लो वर्षफल तुमने किसी साल का बनाया, वो मतलब वो तो इसका एक सिस्टम है वर्षफल। अब वर्षफल में मान लो जुपिटर यहाँ पे आया, जुपिटर यहाँ पे डेबिलेटेड हो गया वर्षफल में, एक पर्टिकुलर ईयर में, मान लो 32वें साल में, या मान लो 64वें साल में, या मान लो 43। यहाँ पे मैं मेरे वर्ड को, ईयर को पकड़ मत लेना, हम सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं, राइट। अब मान लो जुपिटर डेबिलेटेड हो गया, लेकिन क्योंकि जुपिटर नेटल चार्ट में एग्जॉल्टेड है और वर्षफल में 1 साल के लिए खराब है, तो भी उतना बुरा नहीं होगा, 50% रिजल्ट देगा खराब, और 50% रिजल्ट देगा अच्छा। क्यों? क्योंकि नेटल, देखो हम
जो मूलभूत रूप से जो है वो क्वालिटी हमारे अंदर कभी नहीं जाएगी। भाई नेटल का जुपिटर तुम्हारे पूरे जीवन भर के रूप रंग को इस्टेब्लिश कर रहा है। तो नेटल पूरी जिंदगी के लिए तो जुपिटर हमारा अच्छा है, लेकिन उस साल के लिए खराब राशि में, खराब घरों में आ गया जहां पे जुपिटर खराब है, तो ऐसा नहीं है कि 100% जुपिटर बिगड़ जाएगा, नीचे रिजल्ट देगा। क्योंकि नेटल में ठीक ठाक है तो वो रिजल्ट एटलीस्ट 50% तुम कह सकते हो। अब इसी कंडीशन को हम दूसरी तरह से समझाते हैं। मान लो नेटल में जुपिटर तुम्हारा हरे पेन से डेबिलिएटेड है, यानी कि लाल किताब नेटल चार्ट में जुपिटर डेबिलिएटेड है, और वर्ष फल में अगर मान लो वो एग्जॉल्टेड हो जाता है, वर्ष फल में यहाँ पे आ जाता है चतुर्थ खाने में, किसी भी ईयर में, 28वें साल में, 32वें साल में, 64वें साल में, 54 ईयर में, तो अब क्या कहोगे? क्योंकि वर्ष फल में खराब है लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा है, तो भी रिजल्ट एटलीस्ट 50% अच्छे दे देगा। बाकी जीवन में हो सकता है खराब करता रहा, लेकिन उस साल जो है जुपिटर के 50% रिजल्ट अच्छे मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना, अदरवाइज काम आगे बनेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि वर्ष फल के रिजल्ट, किसी भी ग्रह के वर्ष फल के रिजल्ट को समझने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज मूलभूत ढांचा है, बेसिक आपका, जैसे ऐसे तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसा तुम्हारा जीन्स होगा वैसा ही तुम्हारी बॉडी बनेगी। अगर जीन्स में कमजोरी है तो तुम्हें बीमारियां होंगी। तो अगर जीन्स अच्छा है तो थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट का, अच्छे खाने पीने का, अच्छी मेडिसिन का, अच्छी ग्रोथ का, अच्छे एनवायरनमेंट का असर हो सकता है। ये 100% ना जीन्स को तुम हटा सकते हो ना जीन्स को तुम सुधार सकते हो। तो यहाँ पे ये 50-50% वाली बात को समझ लेना। दूसरी चीज, मान लो कि जुपिटर जो है लग्न चार्ट में, लाल किताब के लग्न चार्ट में डेबिलिटेड है, और वर्षफल में भी वो खराब खानों में आ जाए या डेबिलिटेड खानों में आ जाए, तो फिर 100% खराब। ठीक, उसी तरह उल्टा है, जुपिटर अच्छा है और अच्छे खानों में जाएगा तो 100% रिजल्ट अच्छा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे लगता है तुम लोगों को आसानी से समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से किसी, और ये सिर्फ जुपिटर की बात नहीं है, ये 9 के 9 ग्रहों की बेसिक मूलभूत संरचना को समझने की बात है। क्योंकि वर्ष फल में रिजल्ट प्लैनेट जो है कहीं ना कहीं उसकी ओरिजिनलिटी को लुक आफ्टर नहीं कर रहा है। एक साल के लिए वो बहुत अच्छा हो सकता है, एक साल के लिए वो बहुत खराब हो सकता है, एक साल के लिए वो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन जैसा बीज होगा पेड़ भी कहीं ना कहीं 19-20-50% का फेर हो सकता है, 100% चेंजेस नहीं हो सकते। तो अब यहाँ पे हम, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे इतनी देर में हमने क्या समझा, इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब एक एक पॉइंट को हम आपके लिए रिवाइज कर देते हैं और फिर सीधे प्रिडिक्शन लेवल पे भी चलते हैं। तो सबसे पहले वर्ष फल जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लाल किताब में हो चाहे ताजिक में हो चाहे वैदिक में। क्यों? क्योंकि 20 साल की कोई दशा मान लो किसी की है, या मान लो 16 साल की है, या मान लो 18 साल की है, तो 18 साल की में हम तुम्हें बता दें कि बेटी 18 साल तुम्हारा बहुत बढ़िया है, या मेरे भाई तुम्हारा 18 साल बहुत बढ़िया है, तो तुमको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तुम्हें सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? जब तुम ईयरली चीजों को जानो। तो वर्ष फल जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, वो हमें साल, एक एक साल को प्लान करने में हेल्प करता है। और एक ही साल को क्यों? जैसे मान लो आज हम इस साल का वर्चुअल बना रहे हैं, तो हम अगले साल का भी वर्चुअल बना सकते हैं, उसके बाद साल, तो हम 3 साल, 4 साल, 5 साल एक शॉर्ट गोल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें कोई डिप्लोमा करना है, हमको पता है हमारा डिप्लोमा 2 साल का है, 2 साल के बाद हम इस डिप्लोमा को करके नौकरी करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस साल का, अगले साल का और उसके बाद वाले साल का 3 साल का वर्चुअल बना लेंगे। 3 साल के वर्चुअल को कलेक्टिवली अगर हम पढ़ लें कि हमारा मरकरी कैसा है, हम उसके बाद 2 साल पढ़ने वाला, फिर उसका तीसरे साल में जॉब वाला प्लानट एक्टिवेट हो रहा है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हमने हमने 20 साल की प्लानिंग नहीं करी, हमने अपने 20 साल की प्लानिंग में शॉर्ट गोल बनाए कि हमने 2 साल हमें पढ़ना है, डिप्लोमा करना है, उसके बाद तीसरे साल के वर्षफल में हमको जॉब के चांसेस मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्लानिटरी पोजीशन, तो हम कहेंगे कि हाँ हमें इस तरफ बढ़ना चाहिए। अब हमने देखा कि हमारे पहले 2 साल में एजुकेशन में कोई वांदा लग रहा है, लोन नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिल पाएगा, हम पैसा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, हम पैसा जमा नहीं कर पाएंगे, या मान लो एजुकेशन 5th हाउस में कोई ऐसा प्लानट है जो एजुकेशन को किसी भी तरह से ब्रेक कर रहा है, तो हम या तो सावधान हो जाएंगे। भाई ज्योतिष का मतलब क्या है, या तो हम पहले से उसका इंतजाम कर लें कि भाई हमें इस वर्चुअल में ऐसा लग रहा है कि हम फीस जमा नहीं कर पाएंगे नवंबर में, और आज चल रहा है फरवरी, तो हम या तो, क्योंकि हमारा वर्चुअल ऐसा कह रहा है कि कहीं ना कहीं फाइनेंस के कारण हमारी एजुकेशन या हमारा वो वाला सेमेस्टर रुक सकता है, तो अब हमारे पास 3-4 महीने का टाइम है, या तो हम अपने रिश्तेदार या अपने पुरुषार्थ से, अपने किसी भी तरह से उस
जो हमें नवंबर में या अक्टूबर में फीस जमा करनी है उसका पहले से इंतजाम कर लें। तो वर्चुअल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी, फिर चाहे वो लाल किताब हो, चाहे वैदिक हो, चाहे ताजिक हो, क्योंकि वर्चुअल हमारे शॉर्ट गोल्स को डिफाइन करने में, 2 साल 3 साल के एम बनाने में, गोल बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट है, चलो ये तो एक हमने जनरल चीज समझ ली। ठीक है, अब समझते हैं एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं, हाउ टू यूज हॉरोस्कोप एंड वर्चुअल, यानी नेटल चार्ट और वर्चुअल को हम कैसे इस्तेमाल करें जानने के लिए। यही चैप्टर तुम लोगों को आज यहाँ पे सीखना है। बहुत सारे एग्जांपल तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो एक एग्जांपल देंगे वो दैट विल बी द मॉडल्स अप्रेंडी फॉर ऑल अदर 8 प्लैनेट्स। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, एक जो एग्जांपल देके या 2 एग्जांपल देके जो समझाएंगे, सेम पैटर्न विल बी फॉलोड इन अदर्स प्लैनेट्स आल्सो। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो तुम्हारा नेटल चार्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे वर्षफल की बात कर रहे हैं। और वर्षफल बनाने का एक सिस्टमैटिक तरीका है जो तुमको जब लंबी क्लासेस कभी होंगी तब सिखाएंगे। फिलहाल तुम ये मान चलो कि वर्षफल तुमने एस्ट्रो से या किसी अच्छे सॉफ्टवेयर में देख लिया, और वर्षफल में तुमने देखा कि जुपिटर महाराज जो है लग्न में आए हैं। क्योंकि वर्षफल जब तुम्हें सीखना है तो तुम्हें 9 ग्रह 12 खानों में सीखने पड़ेंगे, फिर उनके कॉम्बिनेशन कंजंक्शन भी सीखने पड़ेंगे। तो वर्षफल में मैक्सिमम रूल्स एंड रेगुलेशन नेटल किताब के फॉलो होते हैं, इसमें कोई संदेह मत करना। कुछ एक्सेप्शन है वो हम बीच बीच में सिखाते चलेंगे आप। ठीक है, अब जैसे जुपिटर इन लग्न, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है। अब प्लीज थोड़ी देर के लिए बहुत ध्यान से हमारी बात सुनना, क्योंकि ये है बेस पूरी लाल किताब एस्ट्रोलॉजी का। वर्षफल की बात कर रहा हूँ, वर्षफल में जुपिटर महाराज लग्न में आए, नेटल में कहीं पर भी हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर ईयर्स में वो लग्न में आएंगे जहां जहां पे होंगे। वो उस पर हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक तरीका है। ठीक है, अगेन आई विल रिपीट, जुपिटर महाराज वर्षफल में लग्न में आए, तो तुम्हारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि ये जुपिटर जो है शुभ होगा या अशुभ, ये कैसे जानोगे। तुम में से अगर मैं तुम लोगों को खुली वो देता हूँ परमिशन, अगर तुम में से कोई ये बताए कि वर्ष फल में लग्न में आया जुपिटर को एक आसान तरीके से कैसे देखें कि इस साल जुपिटर शुभ रहेगा या अशुभ, अगर ये कोई बता सकता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी, वो अपना हाथ उठाए। ठीक, रोहिणी ने हाथ उठाया सबसे पहले, तो आई विल मैं उसी को मौका दूंगा। रोहिणी पांडे जी को मौका दिया जाए और उनको अनम्यूट किया जाए। राधे राधे सर। बहुत बिटिया, नमस्कार प्रणाम। बताओ बिटिया, लग्न में वर्ष फल में लग्न में आया है जुपिटर को, एक स्टैंडर्ड फॉर्म से हम देखें कि ये शुभ है या अशुभ, कैसे जानेंगे। शुभ होगा सर, स्पिरिचुअल काम बहुत ग्रोथ करेगा। अगर साधक है तो उसके अध्यात्म में वृद्धि होगी, अगर साधक नहीं है तो भी उसकी ज्ञान नॉलेज में वृद्धि होगी, तुमने अगर तो भाई पढ़ने वाला बच्चा है तो। यदि कि जैसे वैदिक में कहते हैं ना कि लग्न में अकेला बृहस्पति किम कुर्वंती ग्रह सर्वो यस लग्ने बृहस्पति यानी लग्न जो में उस भाई। गुरु बचा है उसको कौन उबारे, मतलब वो हाँ जिसे गुरु ठीक है, लेकिन बचाते हैं। ना, लाल किताब में तुम्हारी बात में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सवाल जो है, ये सवाल का जो तुमने जवाब दिया वो अच्छा है, लेकिन नहीं इससे सर, मैं एनालिसिस करती हूँ, जैसे कुंडली आती है ना, उतना मैं तो पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन जैसे आती है ना, कोई पड़ोस पड़ोस है चाहे मेरे फ्रेंड्स है, तो मैं देखती हूँ कि उसका नेटल चार्ट में जुपिटर चाहे कहीं भी हो, लगन में जब आया ना, तो वो उतना धार्मिक यात्रा किया जो उसने पूरी लाइफ में आज तक नहीं किया है। वो इतना वो मंदिर। बिटिया, तुम प्रिडिक्शन पे चली गई। जुपिटर लग्न में आके क्या कराएगा तुम वो बात बता रही हो। हमने तुमको सिर्फ एक सवाल छोटा सा पूछा कि वर्ष फल में आया हुआ लग्न का जुपिटर शुभ और अशुभ, कौन सी कंडीशन में शुभ होगा, कौन सी कंडीशन में अशुभ होगा, इस पर जवाब दो बिटिया। वो तो तुम प्रिडिक्शन बता रही हो कि जुपिटर लग्न में आएगा तो धार्मिक यात्रा करेगा, वो एकदम सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो कविता चावला को अनम्यूट करते हैं, फिर राजेंद्र गंगवार जी को करेंगे। वो अनम्यूट नहीं हो रही जी, कंटिन्यू करते हैं। नहीं, अनम्यूट कंटिन्यू नहीं करेंगे, कैसी बातें करते हो। अनम्यूट नहीं हो पा रहा, एक उसको मिनट। अनम्यूट करो। कम से कम हमें अपने स्टूडेंट की नो हाउ तो पता होनी चाहिए, क्योंकि उनकी डेप्थ क्या है, सिर्फ हमारे बोलने से क्या होगा। नमस्कार सर। हाँ बोलिए, आपका क्या विचार है। जब ये राहु केतु या शनि के संपर्क में आएगा तो कैसे ये, कैसे आता है मैम, हाँ जी, कैसे संपर्क में आता है।
जब राहु इसके साथ हो या त्रिकोण में हो। लाल किताब में बता रही हैं कि वैदिक से बता रही हैं? ये वैदिक में भी है कि भाई त्रिकोण कोई में बात हो या उसके साथ में हो। आप उतना परसेंटेज गलत नहीं है, कुछ परसेंटेज ठीक है, लेकिन चलो अब हम समझ गए आप लोगों की सबकी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हम आगे चलते हैं, हम इसका जवाब देने का प्रयास करते हैं। लाल किताब के हिसाब से समझ लो, और ये मॉडल सेपरेंडी 9 के 9 ग्रह में लगेगी। अलका ने बहुत दिल से हाथ उठाया, तो अलका को अनम्यूट किया जाए, अलका की भी सुन लेते हैं। गुड इवनिंग सर। सर ये पहला जो घर है ये मंगल का और सन का है, तो विल सी द पोजीशन ऑफ द मार्स एंड सन एज वेल। उनका कनेक्शन ये उसके साथ देख लेंगे, तब हम जुपिटर का वो ये जो है ओवरऑल लाइफ में भी लगेगा, कुछ हद तक ठीक है। चलो अब हम अपनी बात पे आते हैं, और क्योंकि ये इतनी 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 हमने एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए की कि तुम लोगों के व्यूज को हमें पता चले। अब सब लोग अपने हाथ डाउन कर लो, उसकी हमें जरूरत नहीं है। पहली चीज समझो, जुपिटर लग्न में आया, ठीक। अब हमको ये बताओ, जुपिटर के कारक भाव कौन कौन से होते हैं चार्ट में? सेकंड हाउस जुपिटर का कारक होता है, कारक भाव है, सेकंड हाउस का कारक जुपिटर है। पंचम हाउस संतान का कारक जुपिटर है। 11th हाउस का भी कारक जुपिटर है। 3 हाउस का तो कारक जुपिटर होता ही होता है। 9th हाउस उसका अपना हाउस होता है। 12th हाउस उसका अपना हाउस होता है, और 4th हाउस उसकी उच्च राशि होती है। तो यहाँ पे चलो कारक होता है जुपिटर, लेकिन सैटर्न का ज्यादा, लाल किताब में बताया कि सैटर्न का ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो मान लो थोड़ी देर के लिए इसको हम हटा भी देते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए हटा भी देते हैं। तो सिंपल सी बात है, नोट करो। तुम लोग पता नहीं कैसे लाल किताब पढ़ते हो, क्या करोगे। जुपिटर यहाँ का कारक, यहाँ उच्च का, यहाँ का कारक, यहाँ अपना मालिक, यहाँ पे अपना मालिक। अगर इनमें से 3 में पापी ग्रह बैठे हो, जैसे मान लो यहाँ पे राहु बैठा हो, यहाँ पे केतु बैठा हो, यहाँ पे सैटर्न बैठा हो, यहाँ पे मंगल तो चलो उसका मित्र हो जाएगा, तो इसको मित्र को हटा देते हैं। नॉर्मली यही अब जुपिटर का दुश्मन है मरकरी, मान लो चलो यहाँ मरकरी बैठा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जुपिटर के जो अपने इम्पैक्ट वाले हाउस हैं, उसके पक्के घर हैं, जिनका वो कारक है, जिसकी वहां पे जमीन है, उनकी जड़ों में, जुपिटर की जड़ों में, या जुपिटर के कारक भाव में, या जुपिटर के उच्च भाव में अगर जुपिटर के शत्रु बैठ जाएं, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 घर हैं, तो 5 शत्रु तो जुपिटर के नहीं, तो एटलीस्ट 2-3 घरों में या 2 घरों में। अब इसको और पहले समझ लो, यानी ये साल में, अब जैसे हमने तुम्हें बताया, ये साल में, जिस साल में भी जुपिटर वर्षफल में लग्न में आया, तो चलो मान लो हमने कहा कि यहाँ बैठा पाप ग्रह, यहाँ बैठा पाप ग्रह, यहाँ बैठा पाप ग्रह, ठीक। तो यानी सेकंड हाउस में जब राहु बैठा है, तो उसकी खाने पीने की हैबिट्स बिगड़ सकती हैं इस साल। उसके धन संचय जो है, दूसरे धर्म के लोग उसका पैसा मार सकते हैं इस साल, क्योंकि राहु जो है वो विधर्मी है, आउटकास्टेड है, अलग कास्ट का है। अलग कास्ट के लोग उसका पैसा हरण कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट मनी। अब इस प्रिडिक्शन को करने में क्या दिक्कत है? बेसिक फंडामेंटल तुम लोगों ने कभी यूज करते नहीं हो, इसलिए खाली रटते रहते हो कि वर्षफल में ये आ गया तो ये हो जाएगा, ये आ जाए। अरे रटने की तुम्हें कुछ जरूरत ही नहीं है, फंडामेंटल क्लियर करो अपना कि कैसे प्रिडिक्शन किया जाता है, तुम्हें सब करके दिखाते हैं। देखो जैसे, अब जैसे जब राहु है, तो सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट पारिवारिक सुख, क्योंकि सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट फैमिली। यानी इस साल जब जुपिटर यहाँ पे आएगा, क्योंकि उसकी जड़ में, उसके कारक भाव में राहु बैठा है, तो उसको पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट खून के रिश्ते। खून के रिश्ते जब, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो परिवार है, खून के रिश्ते है। अब जब वहां पे राहु बैठा है, तो राहु क्या है? एक चादर है, एक कोहरा है, एक अंधेरा है, जो सच्चाई देखने नहीं देता है। तो वो अपने घर परिवार के मेंबर्स के प्रति असलियत जान नहीं पाएगा कि वो हमारे प्रति अच्छा कर रहे हैं या हमारे प्रति बुरा कर रहे हैं। किस साल? जब जुपिटर लग्न में होगा और सेकंड हाउस में राहु होगा। हटा दो राहु, राहु को यहाँ पे हटा देते हैं, और यहाँ पे जुपिटर का जो सबसे अच्छा मित्र सन रख देते हैं, थोड़ी देर के लिए समझ लो, ठीक है। अब जब जुपिटर, तो इस साल सेकंड हाउस के बारे में क्या रिजल्ट मिलेंगे? क्योंकि सूर्य जो है, यानी जब जुपिटर लग्न में होगा और सेकंड हाउस में, मान लो उस वर्षफल में सन जो है सेकंड हाउस में आया, तो इसका मतलब परिवार की नेम फेम प्रेस्टीज बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य जो है क्रांति का कारक है, सूर्य जो है रोशनी का कारक है, यानी कि परिवार को गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा। सिंपल, सैटर्न इज गवर्नमेंट,
ठीक। अब अगर इस साल उसकी कोई आंख का ऑपरेशन हो रहा होगा, क्योंकि सूर्य जो है ल्यूमिनरी है, तो जुपिटर जब लग्न में आया और सैटर्न क्योंकि उसका मित्र है और सेकंड हाउस में बैठा है और सेकंड हाउस आंख भी है, तो अगर आंख का ऑपरेशन कराना है तो दैट विल बी सक्सेसफुल। उम्र के हिसाब से मोतियाबिंद हो रहा है या क्या हो रहा है, ठीक है। सिंपल दिमाग लगाने की जरूरत है। पिता से अगर कोई प्रॉपर्टी चाहिए, पिता से कोई चीज चाहिए, दिस ईयर विल हेल्प यू आउट। ठीक। इसी साल जुपिटर जब लग्न में होगा और सैटर्न सेकंड हाउस में होगा तो ही कैन बी द हेड ऑफ द फैमिली। बताओ कैसे? क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो सेंटर ऑफ स्टेज है, सारे ग्रह उसके चारों तरफ नाचते हैं, उसको अपने परिवार में सब लोग उसको कैसे, तुमने देखा ना कभी कभी रस्म पगड़ी होती है कि आज से तुम हमारे परिवार खानदान के हेड हो गए, तो यानी कि ही कैन हैव अ बेटर स्टेटस इन द फैमिली। उसके बाद इस साल जो है ये आदमी अपने घर में यज्ञ करवाएगा। बताओ कैसे? बताओ तृप्ति कैसे? प्रिडिक्शन है, हम तुम्हें करके सिखा रहे हैं। अगर जुपिटर लग्न में और सैटर्न यहाँ पे, सूर्य यहाँ पे है, तो इस साल घर परिवार में अग्निहोत्र होगा, यज्ञ होगा। बताओ कैसे? अनम्यूट कर दो भाई अनिरुद्ध, तृप्ति को। सर मैं बताऊं? हाँ तुम ही बता दो बिटिया। सूर्य अग्नि है, हवन वेरी तो गुड, अग्नि, वेरी हविष गुड। हविष्य द्वारा, हाँ, उसी के क्योंकि द्वारा सूर्य पैदा जो हो है जाती है, अग्नि का प्रतीक है, ठीक है। प्रतीक है। और सर ये भी तो कैसे घर के किसी मेंबर को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, फैमिली वेरी के गुड, यानी फैमिली मेंबर्स को गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। किसी अथॉरिटेटिव जॉब मिलेगा, बहुत अच्छा सा, ये भी वेरी कह गुड, सकते बिल्कुल हैं। सही। ठीक है। अब जैसे सूर्य यहाँ पे है, जुपिटर यहाँ पे है, तो अब हम तुमको एक प्रिडिक्शन करना सिखाते हैं। जब जुपिटर लग्न में है और अच्छा है यहाँ पे, इस हाउस के लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पे कारक और यहाँ पे सूर्य उसका मित्र बैठा है, तो अब हम तुमको जो प्रिडिक्शन करें बहुत ध्यान से सुनना और फिर इसका लॉजिक हमें बताना, उससे सब कुछ हर लोग सीखेंगे। जैसे अब जब तुमको हम यहाँ पे बोले तो यहाँ पे जब सूर्य होगा तो अगर माता के नाम से गवर्नमेंट से कोई एड चाहिए, कोई मकान अप्लाई करें, कोई नगर निगम में कोई मकान, तो माता को मकान अलॉट हो जाएगा। बताओ कैसे? बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, हम फिर बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे जुपिटर हो, यहाँ पे सूर्य हो और उस समय अगर तुम अपनी माता के नाम से कोई गवर्नमेंट पॉलिसी, कोई गवर्नमेंट की स्कीम या कोई गवर्नमेंट की स्कीम में मकान या कोई गवर्नमेंट से फेवर अप्लाई करो तो काम हो जाएगा। बताओ कैसे? अगर ये तुमने समझ लिया तो तुम्हें फिर आगे की क्लास अटेंड करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप सब सीख जाओगे एक ही सेकंड में। और हम ये पूछेंगे दीप्ति बजाज से। बताओ दीप्ति बजाज बिटिया, तुम, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, नमस्कार सर। बताओ दीप्ति। जी सर, ये 4th हाउस जो कि माता का घर होता है उससे 11वां है, तो वहां क्या से बात है, प्रॉफिट क्या आएगा। नाम है तुम्हारा? दीप्ति। दीप्ति तुम हमको प्लीज कल मैसेज करना, हम तुमको तुम्हारे लिए, तुम जिंदगी में एस्ट्रोलॉजी में तुम्हें जो भी चीज की जरूरत हो तुम हमको बताना, आई विल बी ऑलवेज रेडी फॉर यू। तुमने हमारा दिल थैंक यू खुश सर। कर दिया। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि और लोगों को नहीं आता होगा, और लोगों को भी आता होगा, लेकिन अगर तुमने इतनी महीन बात पकड़ ली है तो तुमको इस क्लास में अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर हो। मेरे हिसाब थैंक से, यू सर। ठीक है, थैंक यू। तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बॉन्ड एस्ट्रोलॉजर हो। यू, ज्योतिष ने तुमको चुना है, तुमने ज्योतिष नहीं चुना है, ठीक है। बिल्कुल बिंदास रहो, तुम जिंदगी में तुमको एस्ट्रोलॉजर बनने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे भाई बाकी लोग समझो, ये माता है, इसको लग्न बना लो थोड़ी देर के लिए, यानी ये फर्स्ट हाउस बना लो, तो फर्स्ट हाउस से 12वां हाउस, ये 11वां हाउस, यानी माता का डिजायर्स का हाउस है। माता की इच्छा पूर्ति में सूर्य बैठ गया और जुपिटर का जो है ये मित्र, सूर्य जो है मित्र ग्रह, तो यानी सूर्य क्या है? गवर्नमेंट, यानी नाना से प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, नाना से इच्छा पूर्ति भी इस साल हो सकती है, गवर्नमेंट से मकान मिल सकता है, गवर्नमेंट से गाड़ी मिल सकती है, गवर्नमेंट से रिकग्निशन मिल सकता है, गवर्नमेंट से कुछ भी मिल सकता है। अब हम तुमको इसी में थोड़ा और घुमाएंगे, क्योंकि देखो प्रिडिक्शन चाहे 4 सीखो लेकिन मजबूती से सीखो, ठीक है। अब हम तुमको बताते हैं कि यहाँ पे जब जुपिटर तुम्हारा यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा तो बड़े भाई को गवर्नमेंट से गाड़ी या मकान मिल सकता है। बताओ कैसे? और ये बताएंगी, बीना तो बता देगी, पुरानी स्टूडेंट। हम किसी और से पूछते हैं। जीडी अग्रवाल, बताइए मैम कैसे मिलेगा? लाल किताब से सिखा रहे हैं हम आपको, सोचिए, ठहरो, थोड़ा ठहरिए, आराम से कंफर्टेबली बताइए। एल्डर सिबलिंग का होता है 11th हाउस। हाउस, जी सर। ठीक। हाँ ये 11th हाउस हो गया एल्डर सिबलिंग, आगे बताइए। सर एक बार फिर से बोलिए ना क्वेश्चन। हम कहें कि जब जुपिटर लग्न में आएगा और सेकंड हाउस में सैटर्न होगा तो हमारे बड़े भाई को
सरकार से गाड़ी मिल सकती है, सरकार से मकान मिल सकता है, सरकार से फेवर मिल सकता है, गवर्नमेंट से उसको कोई रिकग्निशन, पुरस्कार, कोई डेकोरेशन, कोई चीज मिल सकती है। तो कैसे आप इसको प्रूव करोगे इस साल वर्चुअल में? अरे सिंपल देखिए, अब ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर, परेशान होने की जरूरत, हम तो बैठे हैं ना समझाने के लिए। देखो ये 11वां हाउस बड़े भाई का होता है, जी इसको लग्न बना लो। जी इसको जब उसका लग्न फोर्थ बनाओगे, हाउस हो गया। 1 2 3 4, यानी कि बड़े भाई की गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सुख। और सूर्य बैठा है तो यानी, और क्योंकि ये दोनों मित्र हैं तो इसका मतलब सरकार से, गवर्नमेंट से, पिता से बड़े भाई को फायदा होगा। कोई समस्या? अच्छा, अब इसी, अब देखो, पढ़ाने को तो मैं और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी इसी यहीं पे आपकी मजबूती करें। जब यहाँ पे सूर्य होगा तो कहीं ना कहीं ससुराल के मामले में गवर्नमेंट जो है, ससुराल पक्ष के लिए गवर्नमेंट फेवर में नहीं होगी। अब इस पर विचार करो कि यानी कि जब सूर्य यहाँ पे है तो गवर्नमेंट जो है आपके ससुराल को प्रताड़ित कर सकती है, परेशान कर सकती है, कोई उसके ऊपर रिकवरी ला सकती है, कोई उसकी डुगडुगी पिटवा सकती है, कोई उसके ऊपर चार्जेस लगा सकती है। बताओ कैसे? वर्षफल में जुपिटर यहाँ है, सैटर्न है, सूर्य यहाँ पे है, लेकिन ससुराल के लिए अच्छा नहीं है। सोचो कैसे। अगर इतना सोच लोगी तो आधी लाल किताब सीख जाओगी। फिर योगेंद्र भैया से पूछेंगे इसके बाद हम, अगला तैयारी कर लो योगेंद्र भैया, अब अगला सवाल आप भी पूछने वाले हैं हम। नहीं देखो, बड़ा सिंपल है। देखो ये ससुराल का 8वां घर होता है, 8वें घर से 7वां घर जो है, और 7वें घर में नॉर्मली सूर्य अस्त होता है, डेविएटेड होता है। तो अब अगर हर जगह अच्छाई ना सोचो, इस घर से रेफरेंस जब बनाओगे तो सूर्य यहाँ पे 7वें घर में हमेशा सूर्य अस्त होता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे सूर्य होने पे ससुराल को प्रॉब्लम हो सकती है। कोई जीएसटी का केस, कोई सेल टैक्स का केस, कोई रिकवरी, तुमने छज्जा आगे बढ़ा लिया है, तुमने अपनी नाली आगे बढ़ा ली, तो गवर्नमेंट की कोई ना कोई नोटिस, नहीं कुछ होगा तो गाड़ी चलाना आ जाएगा ससुराल में। तुम्हारी गाड़ी रॉन्ग साइड में चले कि गवर्नमेंट के टैक्स या कोई ना कहीं गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के कोप का भाजन बनना पड़ सकता है। तो यहाँ पे इतना टाइम हमने सिर्फ इसलिए, हम इससे आगे बढ़ सकते थे, पहला ही पॉइंट क्लियर करके आगे बढ़ जाते। लेकिन आप लोग विचार करो कि यहाँ पे वर्षफल कितना इंपॉर्टेंट है। तुम 20 साल की कहानी, 10 साल की कहानी, 16 साल की कहानी के चक्कर में ना फंस के सिंपल कैलकुलेशन करो कि कौन से हाउस और कौन से ग्रह और कौन से खाने से क्या रिलेशन बढ़ा है। दीपांशु को अनम्यूट करेंगे हम। दीपांशु अगर बहुत जरूरी हो तो, क्योंकि फिर हमारा एक बार थॉट प्रोसेस ब्रेक हो जाता है, फिर हम पढ़ा नहीं पाएंगे। एनीवे, अब तुमने हाथ क्योंकि उठा दिया है तो तुमको हम अनम्यूट कर रहे हैं। अनुज भैया जरा दीपांशु को अनम्यूट कर दीजिए, देखें क्या कहना चाह रहे हैं। राधे राधे सर। राधे राधे बेटा, बताओ। सर इसमें छोटे भाई का भी लॉस हुआ ना गवर्नमेंट से? अरे यार कितने बढ़िया इंसान हो तुम। सूर्य जब 12वें में है तो 12वें में सूर्य होने पे क्या है? पिता प्रताप रोग पहचाने, बल अभिमान सूर्य से जाने। यानी कि छोटे भाई का पिता, प्रताप, रोग, हड्डी स्ट्रक्चर, नेम फेम प्रेस्टीज। लेकिन दूसरी चीज एक और है, अगर बाकी सब कॉम्बिनेशन हो तो छोटा भाई विदेश जाके सरकारी नौकरी भी कर सकता है, विदेश की सरकार से ज्वाइन हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव हो तो, क्योंकि 12वां घर है यानी विदेश, और सूर्य क्या है? गवर्नमेंट, यानी विदेश की गवर्नमेंट से फायदा भी हो सकता है और विदेश की गवर्नमेंट से नुकसान भी हो सकता है। ये पूरा चार्ट देख के पता चलेगा। थैंक यू, तुमने एक बहुत बढ़िया पॉइंट जोड़ा, तो आई एम थैंकफुल कि तुम भी एस्ट्रोलॉजर बनोगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। क्योंकि तुमने भी महीन बात ढूंढ के लाए और उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ फिर समझ लो, ये जो है छोटा भाई 3rd हाउस है, पड़ोसी 3rd हाउस है, यानी पड़ोसी का भी सरकार से पंगा फंस सकता है। पड़ोसी का, क्योंकि पड़ोसी के खर्चे का हाउस है, यानी छोटे भाई के खर्चे में, पड़ोसी के खर्चे में, पराक्रम के खर्चे में सूर्य बैठ गया। यानी सरकार का तुमने कोई काम किया, तुम्हारा, अब छोटा भाई हटा दो, 3rd हाउस तुम्हारा पराक्रम भी है ना, तुम्हारा वेल्योर भी है, यानी तुमने वेल्योर किया लेकिन सरकार उसका फायदा नहीं मिला क्योंकि 12वें में सूर्य बैठा था। छोटे भाई को ले आओ, छोटे भाई के 12वें हाउस में सूर्य बैठा है, तो ये क्या बताता है? छोटे भाई को रात में उस साल नींद नहीं आएगी, क्योंकि सूर्य अग्नि का कारक है, उजाले का कारक है। वो करवटें बदलते रहे सारी रात, हम छोटा भाई क्या करेगा? 12वां हाउस क्या है? बेड प्लेजर का है ना। तो यानी सूर्य जब बैठा है 12वें हाउस में छोटे भाई के, तो क्या नींद आएगी उसे? नहीं आएगी। तो प्रिडिक्शन की धार सीखो, बनाना सीखो, प्रिडिक्शन करना सीखो। उसी प्रकार ये पड़ोसी का हाउस है। अब पड़ोसी के 12वें में जब सूर्य बैठा है तो पड़ोसी का खर्चा, पड़ोसी का विदेश जाना, पड़ोसी का पागल खाने जाना, पड़ोसी का जेल जाना, डिपेंडिंग अपॉन ओवरऑल चार्ट। इस सूत्र से तुम ये भी बता सकते हो। थैंक यू डियर, तुमने एक बहुत अच्छा पॉइंट बीच में डाला। तो तुम्हें अनम्यूट करने का हमें कोई भी
ग्रज नहीं है। वरना कई बार क्या होता है, हम लोग अनम्यूट करते हैं और बड़े सिली क्वेश्चन आ जाते हैं, तो लगता है कि हमारी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। प्लीज थोड़ा सा कोप अप करो आप लोग, तो हम कुछ ना कुछ आपको और बेटर समझाने का प्रयास करेंगे, राइट। तो आशा करता हूं अब आप ये समझ गए। तो अब यहाँ पे समझिए सेकंड का, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हटा देते हैं। तो जुपिटर जब लग्न में आता है तो सेकंड का कारक पंचम का कारक, चतुर्थ में एग्जॉल्टेड, नाइन्थ उसका ओन हाउस और 12th उसका ओन हाउस, और 11th इनकम का हाउस है। तो अब तुम समझो कि जुपिटर आज हमने जानते हो जुपिटर को क्यों लिया, तुम लोग ये भी समझो। हम जुपिटर को हमने इसलिए लिया क्योंकि जुपिटर के पास 1 2 3 4 5 और 6 कुंडली के आधे से ज्यादा, आधे खानों में तो जुपिटर का अधिपत्य है। कहीं का वो कारक है, कहीं का मालिक है, कहीं का उच्च है। तो जब कुंडली के 12 में से 6 खाने तो जुपिटर ने पकड़ रखे हैं। तो जुपिटर के एग्जाम्पल से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे समझिए कि अब अगर जुपिटर जिस साल खराब हो जाए, लग्न में मान लो खराब हो जाए, अब खराब की हम परिभाषा बताते हैं कैसे। तो जुपिटर के इन खानों में, जैसे सेकंड खाने में, चतुर्थ खाने में, पंचम खाने में, नवम खाने में और स्पेशली 12वें खाने में, अगर सारे ना भी लो तो 4 जरूर लो, 2 5 9 12। अगर सारे ना भी लो तो एटलीस्ट, ध्यान रखना हम फिर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एटलीस्ट 2 5 9 और 12 अगर इनमें पाप ग्रह बैठे हैं। अब ऑब्वियसली से पाप ग्रह 4 नहीं भी हो सकते हैं, राहु केतु शनि, हाँ? पाप ग्रह 3 में ही बैठ पाएंगे, ठीक है। कहीं भी हो सकता है 2 एक साथ बैठ जाएं। तो जब अगर इनमें से पाप ग्रह बैठ जाएंगे तो उस साल जुपिटर आपका लग्न में आया हुआ अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। एक नियम अभी बता रहा हूं, अभी और नियम बताऊंगा। तो सीधा फंडामेंटल आपको एक क्या हो गया, कोई भी ग्रह कहीं भी किसी भी खाने में बैठा हो, लेकिन अगर उसके अपने पक्के घरों में, उसकी अपनी मिल्कियत में, जहां उसकी जमीन है, वहां पे वर्षफल में पाप ग्रह बैठे हों तो वो बिगड़ जाएगा। और कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो, लेकिन अगर उसकी जड़ में, उसके पक्के घरों में, उसके उच्च स्थान पे शुभ ग्रह बैठे हों, उसके मित्र ग्रह बैठे हो, शुभ ग्रह का मतलब उसके मित्र ग्रह बैठे हों। मित्र और शत्रु की यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन आपको लेनी है। मित्र और शत्रु अगर मित्र ग्रह बैठे हैं तो उस साल वो ग्रह आपको मालामाल बम्पर खुश कर देगा। एक पहले फंडामेंटल बेसिक समझो लाल किताब का। बड़ी बड़ी चीजों में घुसने से कोई मतलब नहीं है। कहते ना, हमारे उस्ताद हम लोगों को मजाक मजाक में कहते थे, बिच्छू का मंत्र ना जाने और सांप के बिल में हाथ डालें। तो अभी पहले बिच्छू का मंत्र सीखो, फिर सांप के बिल में हाथ डालना। तो तुम लोग क्या हो, तो आगे आगे बड़ी बड़ी चीजें सीखते जाते हो, लेकिन तुमको बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं होता तुम लोग का, ठीक है। तो सबसे पहले बिच्छू पकड़ने का मंत्र सीखो, फिर सांप के बिल में हाथ डालना सिखाएंगे। तो सबसे पहला फंडामेंटल वर्ष फल में ग्रह की औकात को जज करने का क्या होता है कि कोई भी ग्रह की, जैसे मान लो शादी की बात है, तो शादी की बात के लिए वीनस को पकड़ोगे तुम सबसे पहले, ठीक है। बैंकिंग की नौकरी की बात है, बैंक की नौकरी की बात है, तो किसको पकड़ोगे, मरकरी को पकड़ोगे। लड़का पैदा करना है तो केतु को पकड़ोगे। विदेश जाना है तो राहु को पकड़ोगे, 12वें हाउस को पकड़ोगे। तो सबसे पहले देखो कि वो ग्रह जिन जिन घरों में अच्छा होता है, उच्च का होता है, पक्के घर हैं, वहां पे उसके मित्र बैठे हैं कि शत्रु बैठे हैं। क्योंकि ग्रह कहीं भी जाए, ये बेसिक नियम है। बेसिक नियम क्या है, चाहे वैदिक का हो चाहे लाल किताब का, ग्रह जैसे मान लो तुम जो हो, तो तुम कहीं भी चले जाओ, तुम अपनी जो क्वालिटी तुम्हारे अंदर है तो तुम वही तो डिलीवर करोगे। तुम केमिस्ट्री के टीचर हो, तुम ऋषिकेश चले जाओ या तुम गुवाहाटी चले जाओ, अरे पढ़ाओगे तो केमिस्ट्री ही, कि वहां पे एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने लगोगे। तो इसका मतलब जो ग्रह जिन जिन का कारक है, जो उसके अपने घर हैं, वो रिजल्ट तो वही वहीं के देगा। अच्छा बुरा वो की बात अलग की बात है। तो ये फंडामेंटल बहुत जरूरी है समझना। आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक फंडामेंटल आपको, बेसिक फंडामेंटल सारे ग्रहों पे लगेगा। हम जब एक ग्रह का एग्जाम्पल देते हैं तो आपको बाकी के 9 ग्रह की मॉडस ऑपरेंडी ऑटोमेटिकली समझ लेनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप गुरुकुल में सिस्टम में पढ़ने आते हो, गुरु से पढ़ने आते हो, तो उसके बाद इतना टाइम नहीं कि वो 9 ग्रह तुम्हें लगा के सिखाएगा। कोई भी क्लासिक ले लो, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करके समझा दिया, बाकी के 12 घरों में तुम्हें लगा के उसको देखना पड़ता है। ये नियम है एस्ट्रोलॉजी का। जैसे एक हमने गुरु की मॉडल ऑपरेंडी सिखा दी, तो अब चाहे फिर यहाँ पे सैटर्न लाओ, चाहे यहाँ मंगल लाओ, चाहे यहाँ बुध लाओ, चाहे यहाँ राहु लाओ, चाहे यहाँ केतु लाओ, मॉडल ऑपरेंडी विल बी द सेम। जब तक कोई परिहार नहीं होगा, या जब तक कोई अलग से उसका कोई मतांतर या कोई भेद नहीं होगा। तो यानी जुपिटर जहां भी आएगा उसके अंदर करीब करीब 6 घरों का प्रभाव अपने अंदर रखता है, राइट। अब सिंपल सी बात है कि जब जुपिटर यहाँ पे आएगा, तो अब एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए,
तो सेकंड हाउस का प्रभाव यानी पारिवारिक सुख, धन की बचत। अब अगर जुपिटर इस साल बढ़िया है तो सेकंड हाउस क्या है? एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, तिजोरी, चेस्ट, बैंक, यानी कि जुपिटर अगर अच्छा है तो पैसा बचेगा। और यही जुपिटर अगर खराब है तो क्योंकि यहाँ का कारक है, यहाँ पे कोई पाप ग्रह बैठोगा, पैसा बच नहीं पाएगा। तुम चाहे जितना एड़ी चोटी का जोर लगा लो, बचा नहीं पाओगे। हाँ, वो अलग बात है कि तुम पैसा कमा के लाओ, तुरंत उसको अपनी बीवी या अपने हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर कर दो, तुम्हारे पास रहे ना तो भले बच जाए। ये रेमेडी है। मतलब अगर तुमको पता है कि वर्ष फल में पैसा नहीं बचना है क्योंकि वहां पाप ग्रह है और ये नहीं बचता है, और सेकंड हाउस का कारक है जुपिटर, और जुपिटर खराब है, वहां पे पाप ग्रह बैठे, तो पैसा नहीं बचना है। तुम लाख कोशिश कर लो, तुम्हारी खाने पीने की हैबिट बिगड़ेंगी ही बिगड़ेंगी, क्योंकि सेकंड हाउस इज व्हाट? दैट सेकंड हाउस टेल्स यू अबाउट योर फूड हैबिट्स। धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाक्य स्थान। अब अगर तुम्हारी बोली उस साल बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी, जैसे महाभारत जो है सिर्फ एक लाइन पे हुई, अंधे का लड़का अंधा। अगर द्रौपदी ने ये सेंटेंस ना कहा होता तो महाभारत नहीं होती। यानी कि जब शनि जो है द्रौपदी गले में आके बैठ गया, शनि को जब कोई रास्ता नहीं मिला पांडवों को परेशान करने का, क्योंकि पांडव ईमानदार थे, तो शनि उनके अंदर घुस नहीं पा रहा था, तो उसने क्या किया, द्रौपदी को सॉफ्ट टारगेट बनाया, वो द्रौपदी के गले पे जाके बैठ गया। और इतना ही उसने बुलवाया, अंधे का लड़का अंधा, पूरा शनि का 7.5 हो गई, अगले कई सालों की कहानी लिख गई। तो इसका मतलब कि अगर सेकंड हाउस तुम्हारा खराब हो, तो जुपिटर अगर लग्न में आया हो, सेकंड हाउस में पाप ग्रह हो, और जुपिटर अगर खराब हो, सेकंड हाउस में पाप ग्रह बैठे हो, पाप ग्रह का मतलब जुपिटर के शत्रु, तो उस साल अंधे को अंधा नहीं कहना है, अंधे को सूरदास कहना है। ठीक है, अब ये रेमेडी भी है और ये तुम्हारे लिए जिंदगी भर का चैप्टर भी है। नोट कर लो, फायदा उठाना उठाओ, नहीं उठाना कोई बात नहीं। हम जो भी बेचते हैं जरूरी नहीं कि तुम परचेज कर लो, इफ यू लाइक यू कैन परचेज, अदरवाइज डोंट परचेज। ठीक है, हम तुम्हें लॉजिक के साथ समझाए दे रहे हैं, लाल किताब। ठीक है, तो यानी कि जब तुम्हारे सेकंड हाउस में पाप ग्रह हो, जुपिटर लग्न में हो, तो फिर अंधे को अंधा ना कह के सूरदास कहोगे तो काम बन जाएगा, और अंधे को अंधा कह दोगे तो तुम्हारे से महाभारत कर लेगा वो। ठीक, तुमको बर्बाद करने पे पीछे पड़ जाएगा। तो यानी बोली को सौम्य करना है। जुपिटर तुम्हारा सेकंड हाउस में लग्न में आया, और सेकंड हाउस में तुम्हारे मान लो कोई खराब ग्रह बैठा है, और तुमने उस साल सिगरेट पीना शुरू कर दिया, दारू पीना शुरू कर दिया, मसाला खाना शुरू कर दिया, तो तुमने अपने विनाश को अपने हाथ से जगह दे दी। खाली गाली बकना ही नहीं है, खराब बोलना ही नहीं है। धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाक्य स्थान, तो धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाक्य स्थान भी, और खाने पीने की हैबिट भी है। ठीक है, तो जो ग्रह बैठे, अब जैसे मंगल बैठ जाएगा तो ऊर्जा, यानी कि तुम एग्रेसिव हो जाओगे, लड़ाई झगड़े की बातें करोगे। जो जैसा ग्रह उसका शत्रु, खैर मंगल तो क्योंकि मित्र है तो उतना हो सकता है इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन जो भी उसके ग्रह होंगे उस तरह की एनर्जी तुम यूज करोगे अपने रिश्तों में, अपने खाने पीने में, अपने बोलने में, अपनी बैंकिंग में, अपने पैसे में, अपने वैल्यूज में। सेकंड हाउस इज व्हाट? सेकंड हाउस जो जो है वो सब। अब यहाँ पे सेकंड हाउस की चर्चा हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर एक प्लैनेट तुमको अच्छे से समझा देंगे ना, तो बाकी के प्लैनेट तो तुम खुद भी समझ लोगे, भले आगे क्लास में आओ चाहे ना, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब सेकंड हाउस को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के, चतुर्थ हाउस पे आ जाते हैं। अब चतुर्थ हाउस क्या है? प्रॉपर्टी का सुख, गाड़ी, भूमि, वाहन, मदरलैंड, होमलैंड। अब यहाँ पे अगर मान लो शनि बैठा है, तो जुपिटर यहाँ पे 100% शनि बैठा है, तो तुमको सीने का कंजंक्शन होगा, कफ जमेगा, जकड़ा होगा, क्योंकि शनि इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्शन। अब मान लो यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, मंगल बैठा है, सैटर्न बैठा है, राहु, मतलब इनमें से कोई एक दो 100% अगर कोई फीमेल है उस साल में, वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्रोन है। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में पहले गांठ पड़ेगी, फिर वो जो है एक्सपेंड करेगा। तो ऑब्वियस राहु एक्सपेंशन का कारक है, सैटर्न गांठ पड़ने का कारक है। अगर वर्ष फल में फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर चेस्ट एंड ब्रेस्ट। ठीक है, जो तो हमने तुम्हारा भाग बताया नहीं, लेकिन वर्ष फल से तुम्हारा भाग बना दिया, यानी इस साल तुम्हें गायनोलॉजिस्ट के पास जाना ही जाना है। क्यों? क्योंकि शनि बना देगा तुम्हारे ब्रेस्ट में गांठ, और जुपिटर राहु बढ़ा उसको कर देगा एक्सपैंड। राहु जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स है, एक के बाद 4 नहीं करता है, वो राहु 1 से 64 करता है, सेल डिवीजन। तो उस समय ध्यान रखने की जरूरत है। तो वर्ष फल, अब तुम बताओ, अब अगर तुमको हम पूरी दशा से बताएं कि वीनस की दशा, मंगल की दशा, गुरु की दशा, तो हम कैसे बता पाएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए कब प्रोन हो? वर्ष फल से एक आइडिया लगता है। ध्यान और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर मान लो जो चीज हम बचा सकते हैं एटलीस्ट वर्ष फल से, वो तो बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। अब जैसे मान लो कि वर्ष फल में वीनस आ जाए और चंद्रमा आ जाए और कोई हीरोइन का चार्ट आ जाए तुम्हारे पास,
बॉलीवुड की, तो वो सिलिकॉन इम्प्लांट कराएगी, क्योंकि राहु फॉरेन एलिमेंट है। तो ब्रेस्ट में सिलिकॉन इम्प्लांट के लिए अच्छा है या नहीं बुरा, ये अब तुम पूरे चार्ट से देखो, क्योंकि राहु इज फॉरेन एलिमेंट। फॉरेन एलिमेंट कहाँ पड़ रहा है, चेस्ट या ब्रेस्ट में पड़ रहा है। अब मान लो लड़के का चार्ट है, वो फॉरेन एलिमेंट लगना है उसके चेस्ट में, तो क्या लगेगा, या तो वॉल्व लगेगा या पेसमेकर लगेगा। सिंपल। उस साल वर्षफल में चेस्ट नहीं कुछ होगा तो अगर मान लो सेकंड हाउस में कोई राहु आया, पंप लेगा सांस लेने के लिए ना, वो जो पंप नहीं लेते लोग, सांस नहीं जाती है, तो कोई ना कोई फॉरेन एलिमेंट वहां पे रोल प्ले करेगा। ये लेकिन तुम तभी बता सकते हो, फिर चाहे जेमिनी से बताओ, चाहे वैदिक से बताओ, चाहे लाल किताब से बताओ, जब तुम्हारी मास्टरी होगी कि कौन सी चीज क्या होती है। लॉजिकली सोचो, तुम्हारे पास प्रश्न कुछ भी आ सकता है। भाई हमारे पास तो बॉलीवुड की बहुत सारी हीरोइनों के चार्ट आते हैं जो हमसे पूछती हैं कि सर मैं यूएस जा रही हूँ, मुझे ये सर्जरी करवानी, करवाऊँ कि ना करवाऊँ, सही समय है कि नहीं। तो अब हम उनका वर्षफल ही तो देखते हैं। अगर वर्षफल में 4th हाउस कर रहा है कि हाँ ब्यूटिफिकेशन हो जाएगा, कुछ बेटरमेंट हो जाएगा, तो हम बोलते हैं सिलिकॉन इम्प्लांट करा लो। दोनों वाइसी वर्सा। मान लो किसी की हमने प्रॉब्लम देखी कि यार ये साल अच्छा नहीं है, इस साल जो है कुछ बढ़ सकता है, कैंसर के चांस है, तो भैया उससे बोलते हैं रेगुलर चेकअप करती रहे, खुद करे या गैनोलॉजिस्ट से कराए, एंड कट शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे वर्षफल की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो। ये तो एक जनरल चीज है। प्रॉपर्टी का सुख, गाड़ी, मान लो कोई, ये तो एक बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन हमने तुमको बोल दिया समझाने के लिए। मान लो किसी को गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी बिकनी है, गाड़ी का एक्सीडेंट होना है। अब 4th हाउस में अगर मंगल केतु का इंपैक्ट है तो गाड़ी का एक्सीडेंट होना है वर्षफल में। गाड़ी की चकनाचूर हो जानी है, गाड़ी में आग लग जाएगी, घर में आग लग जाएगी। मंगल केतु क्या है, सर्जरी भी है, चोट चपेट है, एक्सीडेंट है। तो 4th हाउस इज ऑल अबाउट मदरलैंड, होमलैंड, माता का सुख, गाड़ी का सुख, वाहन का सुख, भूमि का सुख। मकान खरीदना है, मकान किसी को खरीदना है, तो फिर वर्षफल में 4th हाउस तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लाल किताब में शनि का भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि शनि मकान है लाल किताब में, वो भी भूलना नहीं है। कोई भी इम्पैक्ट, तो बड़ा चीजों को मैंने आज आपसे कोशिश, क्योंकि हम ओपनली बात करते हैं, तो हमने बहुत सिंपल रखा है कि आपको कम से कम एटलीस्ट मॉडल से फंडामेंटल तो पहले क्लियर हो। बाकी तो हम आपको सिखाई देंगे आने वाले समय में, लेकिन जब तक फंडामेंटल बेसिक आपको क्लियर नहीं होगा कि वर्षफल से हम करें क्या। अब जैसे कि लाल किताब में 4th हाउस जो है वो एजुकेशन भी है। एजुकेशन बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स में 4th हाउस से देखते हैं, क्योंकि 5th हाउस बुद्धि का है। वो बुद्धि का एजुकेशन से मतलब है, लेकिन नहीं भी मतलब है। कई लोगों के पास डिग्री नहीं होती है लेकिन बहुत बुद्धिमान होते हैं। अकबर तो जो है 5वीं 6वीं भी नहीं पास था, लेकिन पूरे इंडिया को चलाता था, जिले सुबह था मुगल सल्तनत का। तो पढ़ा लिखा थोड़ा था वो कुछ। तो जरूरी नहीं है कि डिग्री पैमाना हो बुद्धि का। बुद्धि का पैमाना डिग्री कभी नहीं है। कहीं तुम्हें डिग्री नहीं होगी, स्कूल नहीं होंगे, लेकिन बुद्धिमान बहुत होंगे। तो 4th और 5th के कॉम्बिनेशन को भी तुम्हें समझना पड़ेगा, एजुकेशन से लेके हर चीज को। 4th हाउस, और 4th हाउस क्या क्या, आप देखो फिर तुम्हें घुमा के हम समझाते हैं। 4th हाउस में अगर मान लो 4th हाउस में राहु आ जाए, तो अभी तो जैसे राहु बड़ा खराब था, लेकिन बच्चों से तो 12वां हो गया ना। तो अगर उस एज में आपके बच्चे हैं 22 23 24 25 साल में और विदेश जाना चाहते हैं, और आपके राहु यहाँ पे आए, तो बच्चे तो विदेश चले जाएंगे ना। पंचम से 12वां, पंचम हाउस से 12वां, ठीक है। जैसे ये मामा का घर है, मामा का, तो मामा का ये 11वां हाउस है, तो मामा को किसी दूसरी जाति के आदमी से, कोई मामा का तो गेंस हो गया ना ये। तो ऐसे भी घुमा। लाल किताब में ये ओपनली कहीं नहीं लिखा है, लेकिन जब तुम प्रिडिक्शन को देखोगे कि वो कैसे कर रहे हैं, तो तुमको ये चीज समझ में आएगी, इसका फंडामेंटल बेस जो है वो ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। खैर हम इसको आगे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जुपिटर मान लो बहुत अच्छा है, और यहाँ पे मान लो शुभ ग्रह बैठा है, वीनस बैठा, चलो थोड़ी देर के लिए अब तुमको सिखा दें, बहुत तरीके से सिखा दे रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ वीनस बैठा है वर्षफल में, यानी वर्षफल में जुपिटर लग्न में आया, और ये पंचम हाउस में वीनस, अगर वीनस, चलो वीनस को थोड़ी देर के लिए हटा दें, सन को या उसकी कोई मित्र ग्रह आ गए, क्योंकि जुपिटर का वीनस से बहुत दुश्मनी और बहुत दोस्ती वाला मैटर नहीं है। अब जब पंचम हाउस जो है वो संतान का है, तो अगर यहाँ पे घर अच्छा, मान लो खाली क्यों ना हो, चलो खाली भी हो, तो सूर्य की पोजीशन देख लेंगे कहाँ पे। तो यानी संतान से पैसे का लाभ हो सकता है, संतान से सपोर्ट मिल सकता है, संतान हेल्प कर सकती है। 5th हाउस क्योंकि अच्छा है, जुपिटर यहाँ पे है, जुपिटर से, और पंचम का जुपिटर कारक भी है। मान लो लड़का जो है 18-19 साल का है, और पंचम हाउस जुपिटर यहाँ पे आया, पंचम हाउस का कारक है, तो इसका मतलब ही कैन बी, उस साल उसकी रिलेशनशिप अच्छी जाएगी। क्यों? क्योंकि 5th हाउस इज ऑल अबाउट लव, रोमांस, रिलेशनशिप। और क्योंकि उसके मित्र वहां बैठे हैं, या नहीं भी खाली भी बैठे हैं, कोई ऐसी दिक्कत, विशेष दिक्कत, पाप ग्रह नहीं बैठे हैं, तो एवरेज जाएगी।
मित्र बैठे हैं तो बहुत अच्छी जाएगी, और शत्रु बैठे हैं तो फिर उसका मतलब ब्रेकअप होगा। अब उस साल में अगर तुम किसी का ये बता दो कि इस साल बेटा तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको छोड़ के भाग जाएगी या बॉयफ्रेंड तुम्हें डिच करेगा, तो अब इससे बड़ा प्रेडिक्शन क्या हो सकता है? उसके लिए सावधानी के लिए भाई, अगर 5th हाउस में गुरु, क्योंकि 5th हाउस का गुरु कारक है, और अगर 5th हाउस में गुरु के शत्रु बैठे हैं तो फिर लव, लॉटरी, सट्टा, जुआ, क्रिएटिविटी, स्पोर्ट्स, सिनेमा, ये सारे 5th हाउस के डोमेन है, उनमें गच्चा होने वाला है। और मान लो कोई कहे कि यार हमको जो है बम्बई भागना है, फिल्म में काम करने का मन है, बताओ गुरुजी, अब तुम तो गुरुजी हो ना, तुम सब लोग तो गुरु हो, तो चार्ट देके बताना पड़ेगा ना कि बॉम्बे जाए कि ना जाए, तो कैसे बताओगे? तो अगर 5th में मित्र बैठे हैं लग्न, ये सिर्फ अभी सिर्फ लग्न के जुपिटर की बात है, जुपिटर को 12 घर में घुमाना पड़ेगा हम लोगों को अलग अलग, क्योंकि कहीं भी हो सकता है। तो एक पहले एक चीज अगर अच्छे से सीख लोगे तो बाकी तो हम तुम्हें सेकंडों में सिखा देंगे। अब जैसे पंचम में मान लो गुरु के मित्र हैं, क्योंकि 5th हाउस इज ऑल अबाउट योर क्रिएशन, योर क्रिएटिविटी। तो अगर क्रिएटिविटी का वो कोई काम करे, कोई आर्किटेक्ट की पढ़ाई करना चाहता है, एजुकेशन भी है, तो दैट इज वेरी गुड। तो अब उस साल में अब बताओ कितना, अब अभी यही तुमसे हम कहते हैं कि नेटल चार्ट से निकालो, तो तुम कहोगे अरे गुरुजी पहले लग्न देखी, फिर राशि देखी, फिर चंद्रमा से देखा, फिर शनि से देखा, फिर गुरु से देखा, फिर अष्टक वर्ग देखा, फिर नवमांश देखा, फिर दशमांश देखा, फिर जो है इस पे वाला सारी चीजों के बाद गुरु को समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो खुद ही नहीं समझ आएगा हो क्या रहा है। तो अब बताओ कि वर्षफल से चीजें आसान है कि नहीं है? अभी हम तुमको 50 चीजें जो, या तो तुम उतने एक्सपर्ट हो कि तुम वैदिक से पकड़ लो इतने सारी चीजें देखने के बाद, डिविजनल चार्ट भी तुमने देख डाला, तुमने सर्वतोभद्र चक्र सब कुछ देख डाला, लेकिन बाद में कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ तो सिंपल है ना, लाल किताब तो बड़ी सिंपल है, खाली खाने और भाव से तुम्हें प्रेडिक्शन करना है। बेसिक हमने तुमको एक रूल अभी फिलहाल दे ही दिया, ठीक। और उसके रूल भी बड़े सिंपल सिंपल है, जैसे लाल किताब का एक, अब लाल किताब का एक रूल और तुम लोग, लग्न का जुपिटर लाल किताब में हर जगह लिखा तुम्हें मिलेगा। लग्न का जुपिटर जो होता है लाल किताब में, तुम कहीं भी पढ़ोगे तुमको हमेशा क्या मिलेगा, लग्न का जुपिटर क्या करता है इसको समझ लो, ठीक है, कैसे कैसे हो, शुभ और अशुभ होने की बात हम तुमको 1 मिनट में लग्न के जुपिटर से समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले समझ लो, अगर जिस साल जुपिटर लग्न में होता है, और अगर राहु, ये बेसिक का भी नियम है, नेटल का भी नियम है, वर्षफल का नियम है, राहु अगर 6ठे हाउस, 11वें हाउस या 12वें हाउस में हो और जुपिटर लग्न में हो तो जुपिटर खराब हो जाता है। अभी एक नया नियम है, एक सिंपल नियम है, पूरी लाल किताब में फॉलो होता है। यानी कि जुपिटर जब लग्न में हो और अगर कहीं राहु 6ठे, 11वें, 12वें हो तो जुपिटर के असर में कमी आ जाती है, सिंपल नियम है। तो अगर मान लो वर्षफल में जुपिटर है और राहु यहाँ पे, तो उतना बढ़िया नहीं होगा। दूसरा नियम सिंपल हो, अगर 8वें भाव में कोई ग्रह है तो षष्टाष्टक बन जाएगा, ठोकर भी मारेगा, 6ठे 8वें से ठोकर भी पड़ेगी और 6 8 एक दूसरे से हो जाएंगे। ये लाल किताब का बेसिक नियम है। तो अगर 8वें भाव में कोई ग्रह हो तो फिर चाहे वो शत्रु हो या मित्र हो, लाल किताब के ये बेसिक नियम है, व्याकरण के नियम है ये सब, लेकिन तुमको पता होना चाहिए। यानी कि अगर 8वें भाव में फिर चाहे जुपिटर का मित्र हो चाहे जुपिटर का शत्रु हो, वो ठोकर मार जरूर देगा लग्न में, अपने से 6ठे या अपने से 8वां ये हो रहा है, तो इसका मतलब फिर उतना बढ़िया नहीं रहेगा। दो बेसिक बेसिक छोटे छोटे से नियम है, ठीक है, ठीक है। तो व्याकरण, लाल किताब व्याकरण तो मुझे आशा है तुम लोगों को पता ही होगा, क्योंकि हम पीछे पढ़ाते हुए भी आ रहे हैं। अच्छा, तुम में से कुछ नए लोग होंगे तो व्याकरण तो बेसिक व्याकरण तो जानते हो। तो 3 बेसिक नियम इसके अलावा और समझा देते हैं। पहला नियम तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि राहु 6ठे, 11वें, 12वां में हो तो जुपिटर कमजोर हो जाएगा। दूसरा, अगर 8वें में फिर चाहे जुपिटर के मित्र हो या शत्रु हो तो भी जुपिटर कमजोर रहेगा। और तीसरा नियम बड़ा आसान सा नियम है कि अगर जुपिटर 9th हाउस में, क्योंकि किसी भी भाव से 9th हाउस उसकी जड़ होता है। जब तुमको मैंने लाल किताब मकान कुंडली पढ़ाई थी, तुमने ये क्या बोला था, 9th हाउस मरकज है, घर का सेंटर है। यानी किसी भी भाव का सेंटर हाउस जो होता है, जड़ 9th हाउस होती है। तो 9th हाउस जो है किसी भी भाव की, भाव में बैठे हुए ग्रह की जड़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं लग्न में बैठा ग्रह, हाँ, इसका लग्न में जो भी बैठा ग्रह है, अगर इसका एनिमी प्लेनेट इसकी जड़ में बैठ जाए, सिंपल एक चीज रट लो रट लो रट लो, किसी भी भाव में बैठे ग्रह से 9th हाउस जो होता है उस ग्रह की जड़ होता है। जैसे यहाँ पे बैठा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ जुपिटर का अगर शत्रु बैठ जाएगा तो जुपिटर की जड़ को काटेगा।
यहाँ पे चांस की बात, जुपिटर का 9th हाउस उसकी अपनी ही राशि पड़ रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जुपिटर यहाँ बैठ जाएगा तो यहाँ की जड़ कटेगी, अगर कोई शत्रु हो तो जड़ कटेगी, ठीक है। 9th हाउस कहते हैं जड़ होते, क्योंकि 9th हाउस जड़ क्यों कही गई है इसको भी समझ लो, वरना तुम लोग हमेशा कंफ्यूज रहोगे। ये बताओ तुम्हारी जड़ क्या है, हमारी जड़ क्या है? हमारी जड़ हमारे पिता है ना, जिनके शुक्राणु से हम पैदा हुए हैं, जिनके स्पर्म से हम पैदा हुए हैं। तो जड़ क्या है? हमारे पिता ही तो हमारी जड़ है। वो पिता 9th हाउस होता है। तो किसी भी प्लेनेट जो कहीं भी बैठा हो उसकी जड़ 9th हाउस है, उद्गम, ठीक है। एक सिंपल समझाने वाली बात पे हमने तुमको समझा दिया। तो 9th हाउस जो है वो जड़ है, जड़। तो यानी अगर यहाँ पे शत्रु, और जड़ में अगर शत्रु ग्रह बैठ जाए तो कमजोर है। अब तुम्हारे डीएनए में अगर मान लो कोई खुराफाती कीड़ा पहुंच जाए या कुछ हो जाए तो फिर पागलपन, इक्लिप्सी और मिर्गी और माइंड कम, कहते हैं ना जो इस तरह की बीमारी होती है वो सारी हो जाएंगी। ये तो एक समझाने की बात, यानी कि कहीं ना कहीं इसके असरों में कमी आ जाएगी। इस बेसिक फंडामेंटल को जितनी जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी तुम वर्षफल को डिकोड करोगे। फिर चाहे ताजिक करो, चाहे वैदिक करो, चाहे लाल किताब करो, फंडामेंटल बेसिक सबके एक हैं। थोड़ा बहुत लैंग्वेज और व्याकरण का फर्क है, नियम कानून का, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसकी रेमेडीज भी हैं। रेमेडीज आने वाले दिनों में हम रेमेडीज की जब डिटेल क्लास लेंगे तो समझा देंगे, लेकिन मोटा मोटा समझ। जब भी जुपिटर लग्न में होता है तो लाल किताब में पंडित रूपचंद जोशी जी क्या कहते हैं, पुष्कर की यात्रा कराओ, पुष्कर में स्नान कराओ। अगर नहीं जा पाते हो तो उस साल फिर किसी से कोई भी चीज फ्री में ना लो, मुफ्त में कोई चीज ना लो, मुफ्त का लंगर ना खाओ, प्रसाद जो है वहीं खा के आओ, घर में मत लेके आओ। मतलब इस तरह की, मतलब कोई भी फ्री की सेवा किसी से लेनी नहीं है। जुपिटर में फ्री की सेवा नहीं ली जाती अगर ऐसा खराब रिजल्ट आ रहे हैं। ये रेमेडी है, ठीक है। तो रेमेडी पे और भी आगे फ्यूचर में हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन अभी हम तुम लोगों से सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं। देखो, वर्ष फल में तुम लोग को हम खुश कर सकते हैं, बहुत आराम से हम तुम्हें खुश कर दें। तुमको हम, ये होता है तो यहाँ पे ये प्लेनेट आता है तो ये होता है, ये प्लेनेट आता है ये होता है, ये ऐसा उससे कोई पर्पस तो सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि बेसिक मॉडल ऑफ और तरीका तो तुम सीख नहीं पाओगे। हम कोशिश यहाँ पे ये करते हैं कि अगर हमें ऊपर वाले ने टाइम दे दिया है तुम लोगों से 2-2.5 घंटे इंटरेक्ट करने का, तो एटलीस्ट हम तुमको मॉडल ऑफ तो सिखाएं। अब जैसे और आगे चलते हैं, जैसे 9th हाउस की बात कर लेते हैं। अभी हम जुपिटर को लग्न में मान के चल रहे हैं, और 9th हाउस में मान लो शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह, दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। या तो 9th में शुभ ग्रह होंगे या 9th में अशुभ ग्रह होंगे। तो अगर अगर मान लो 9th में शुभ ग्रह हैं तो 9th में शुभ ग्रह में क्या होगा? पिता को प्रमोशन मिलेगा, तुम्हारे गुरु, तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, तुम्हारी विदेश की यात्राएं होंगी, तुम धर्म के प्रति आकर्षित होगे, तुम मंदिरों की यात्रा करोगे, क्योंकि 9th का कारक है गुरु, उसकी अपनी राशि है, ठीक है। तुम कोई हायर लर्निंग का कोई कोर्स ज्वाइन करोगे, क्योंकि 9th हाउस इज हायर लर्निंग ऑल्सो, हायर एजुकेशन, फॉरेन ट्रैवलिंग। धर्म के प्रति तुम्हारा रुझान होगा। पिता और गुरु की तुम अच्छी सी इज्जत करोगे, बदले में उनको तुम्हारा प्यार सम्मान, तुम्हारा, तुम उनसे उनसे कुछ ना कुछ पाओगे, ठीक है। खराब होगा, पिता की हेल्थ में प्रॉब्लम होगी, पिता को समस्या होगी। 9th हाउस धर्म है, तुम धर्म विपरीत कार्य करोगे, मंदिर जाने का तुम्हारा मन नहीं करेगा, धर्म की चीजों पे तुम्हारा विश्वास धीरे धीरे डगमगाने लगेगा, पिता से तुम्हारी अनबन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जुपिटर मान लो यहाँ कोई पाप ग्रह बैठा हो, जैसे मान लो यहाँ पे मान लो राहु बैठा हो, तो राहु क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग। तो पिता से मिसअंडरस्टैंडिंग, गुरु से मिसअंडरस्टैंडिंग। अब राहु राहु जब बैठेगा तो 9th हाउस गुरु का है, तो तुम्हारा गुरु कैसा होगा? तुम्हारा गुरु गुरु नहीं होगा, गुरु घंटाल होगा उस साल। उस साल अगर गुरु बनाओगे तो गुरु नहीं, गुरु घंटाल मिलेगा। राहुष गुरु मिलेगा, राम रहीम जैसा, तुमको गुफा दिखा देगा वो मीठी मीठी बातें करके, ठीक है। तो इसको समझो, जितनी जल्दी तुम एनर्जी को पकड़ना सीख जाते हो उतनी जल्दी मेरा काम आसान हो जाता है। 9th में जितनी भी चीजें आती हैं, अब इसको तुम रिलेशन बना लो। अब जैसे मान लो यहाँ पे पापी ग्रह बेटा, ध्यान सुनना, ये पत्नी है, तो ये पत्नी की छोटा भाई या बहन है, यानी साला और साली। तो तुम्हारा गुरु यहाँ बैठा है, यहाँ पे पाप ग्रह बैठे हैं, लेकिन साला और साली को समस्या होगी उस साल। क्यों? क्योंकि पत्नी से थर्ड है, पत्नी का पराक्रम, पत्नी के हाथ टूट सकता है। अब जैसे यहाँ पे मंगल आ जाए, मंगल केतु आ जाए, मंगल केतु क्या है? चोट चपेट का कारक है, हड्डी टूटने का कारक है। तो किसकी हड्डी टूटेगी यहाँ पे? सोचो, पत्नी का हाथ है ये। कोई पत्नी अगर ये है तो पत्नी, सिर्फ पत्नी फर्स्ट, सेकंड थर्ड, पत्नी का थर्ड हाउस है, और थर्ड हाउस इज कलाई, हाथ, कंधा। पत्नी को समस्या होगी, गठियाबाई हो सकती है, हाथ में डिसलोकेशन हो सकता है, शोल्डर बोन, बॉल एंड सॉकेट डाउन गिर सकता है कंधे से, हाथ में तो अब ये बताओ, इससे आसान हम तुमको कौन सी ज्योतिष सिखा दें वर्षफल की? सोचो, थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस पड़ोसी है, यानी पत्नी जो है पड़ोस वाली औरत से झगड़ा है, तो मेरे घर के सामने कूड़ा क्यों फेंकती हो, लाठी डंडा चल जाए,
ध्यान रखो, पत्नी को बोलो आज इस साल पड़ोस वाले से झगड़ा नहीं करना है, मंगल केतु आ गया है हमारी कुंडली में आ गया मंगल केतु 9th में, तुम जो तुमको रेलेंगे पड़ोसी कायदे से लड़ाई झगड़ा किया तो ये है वर्षफल की ताकत जो तुमको समझनी है शॉर्ट में, ठीक है। अब थर्ड हाउस क्या है, अब सिंपल सी बात, अभी तो सिर्फ पत्नी से रेफरेंस बनाया, अब इसको और रेफरेंस बनाते हैं। मंगल केतु सेपरेटिव टेंडेंसी के प्लेनेट है। अगर मान लो बच्चा 16 17 18 साल का है तो पंचम से पंचम बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की लव लाइफ, यानी अगर बच्चा अफेयर में है, रिलेशनशिप में, टूट जाएगी। बच्चा एजुकेशन कर रहा है, प्रॉब्लम आ जाएगी, मंगल केतु सेपरेटिव होते हैं। और यहीं शुभ ग्रह आ जाए तो एजुकेशन, बच्चे की एजुकेशन बढ़िया, बच्चे की लव लाइफ बढ़िया, बच्चे का लॉटरी सट्टा जुआ बढ़िया। क्यों? क्योंकि पंचम से पंचम तुम्हारे चार्ट में यहाँ पे शुभ ग्रह है, तो और जुपिटर लग्न में है और उसके कारक भाव में तुम्हारा जुपिटर का मित्र बैठा है। ये चीज अच्छा, एक इतनी जो हमने कथा तुमको सुनाई, ऊपर से तो नहीं जा रही तुम में से, जिसके ऊपर से जा रही है वो हाथ उठाए, तो हम उसको एक बार, क्योंकि हम बोलते रहे से क्या फायदा अगर तुम लोग समझ में नहीं आ रहा हो, तो एटलीस्ट एक दो लोग हाथ उठाओ कि ये समझ में आ रहा है, कि हम थोड़ा और आम भाषा में समझाएं, लोअर, क्योंकि हम तो थोड़ा टेक्निकल बीच बीच में बोल देते तो सकता है जो थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं वो तो जान जाएंगे, जो एकदम नए हैं वो नहीं समझ पाएंगे। तो चलो बेटा इन दोनों से, इन लोगों से बात कर ले, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई, कौन कौन है? गौरी, प्रांजना और रोहित, इन तीनों को 1-1 मिनट के लिए अनम्यूट कर दो अनुरुद्ध भाई प्लीज। गौरी जी बोलिए। हाँ सर, ये थोड़ा नया है ना मेरे लिए, तो मुझे इतना आप जब बताते हो ना इस भाव से उस भाव, उस भाव से इस भाव, तो वो तो समझ बोलते में नहीं भावात आती बात। ओके, अच्छा आपके लिए नया है देखो, हाउस टू हाउस थ्योरी नहीं पढ़ी क्या आपने कभी? हाउस पता है, 12 भाव वगैरह, बट आप जब ऐसे बोलते हो ना ये ग्रह उस ग्रह से दृष्टि डालते हैं या वो, तो नहीं समझ, मतलब नहीं मैडम, नहीं ऐसे याद। नहीं, ऐसे नहीं, हमको एक एग्जाम्पल जो आपको नहीं समझा वो हमें बताओ, तो भी हम आपको समझा दें 1 मिनट में। आप एग्जाम्पल कोट करो जो भी हमने पढ़ाया जो आपके नहीं समझ में आया, ऐसे नहीं हम समझ पाएंगे आपकी बात। जैसे कोई रेफरेंस बताओ हमको जो आप, जैसे हमने बोला और जो आपको नहीं समझ में आया। अभी आपने बताया ना पंचम से पंचम भाव बच्चों के लिए देखना राइट, है, तो अब फिर मतलब क्या एज होती है एज की बच्चों अभी बात की? नहीं कर रहे हैं। जैसे पंचम हाउस क्या है, बच्चों का है, ये हम है, हम्म। ये हम है ना, ये हम है ना, लग्न लग्न हम होते हैं ना, हम्म। तो लग्न से पंचम हमारे बच्चे होते हैं, ये तो आपको पता है ना कि पंचम हाउस हमारे बच्चों का होता है। नहीं सर, मैं एकदम नहीं हूँ, तो मुझे नहीं ओके, आइडिया नहीं। तो फिर हम आपको छूट देते हैं। अभी आप जो है इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, अभी आराम से सीखिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी आराम से चलती रहिए, जो जो अंदर जाए उसको जाने दीजिए। अभी बिल्कुल दिमाग ना लगाइए, सुनिए, मजा लीजिए, ठीक है। बाद में धीरे धीरे हम आपकी इमारत को बनाएंगे आगे पीछे, लेकिन क्योंकि आप एकदम बेसिक हो तो वो ठीक है, जितना समझ में आता है उतना समझो, ज्यादा परेशान नहीं होती है। नेक्स्ट, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। और बताओ कौन है? रोहित। हाँ नमस्ते सर जी। नमस्ते सर रोहित भैया, बताओ। सर ऐसे ही चलने दो, बहुत मजा आ रहा है, और ये वीडियो यूट्यूब पे डाल देना, और ये बाकी लोगों के सर ये उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फिर जो स्पीड आप लेके चले हैं वही चलने दो, बढ़िया है सर। चलो थैंक यू। हम ये नोट भी कर रहे ये हैं। ये फीडबैक भी हमारे लिए इसलिए जरूरी होता है कि हम तो कंटिन्यूस अपनी धारा प्रवाह समझाते जा रहे हैं, बोलते जा रहे वो क्या है, बहुत हैं। नए लोग हैं तो उनको कुछ समझ में भी नहीं आएगा हाँ, सर। वो एकदम नहीं है ना, इसलिए उनके लिए तो एकदम नया पड़ेगा, हम समझ सकते हैं, लेकिन हम्म, थोड़ा सा तो बेसिक फंडामेंटल भाव राशि ये तो आपको पढ़ के आना ही चाहिए जब सर आप। उसमें इतना टाइम वेस्ट होता है सर। थैंक यू रोहित, तुमने हमारा जो है हौसला बढ़ा दिया। बस एक लास्ट रवि का क्वेश्चन और लेंगे, फिर हम अपने सिलेबस पे आगे चलेंगे। रवि को अनम्यूट कर दो, अनिरुद्ध। सर जी नमस्ते। हाँ रवि भैया बता। अभी ये लाल किताब से जमस्टोन भी निकाल सकते हैं सर? रवि भैया, अब हम तुमको क्या कहें, तुम दोस्त भी हो, क्लास में भी हो, अरे जो पढ़ा रहे हैं उसका मजा लो। जेम स्टोन तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है, वो हम सिखा भी देंगे तुम्हें आगे, लेकिन अभी जेम स्टोन का क्वेश्चन नहीं है, अभी जो चल रहा है उसका, उसको एंजॉय करो, उसको सीखो। जेम स्टोन तो अगले लेवल की चीज है, वो तो आप सीख ही जाओगे। अब जैसे मान लो जेम स्टोन में क्या प्रॉब्लम है, मान लो कोई ग्रह जो है मंदा है, अब तुमको पता होना चाहिए नहीं कि लाल किताब में मंदा ग्रह, तो मंदा ग्रह की अगर पावर तुम्हें बढ़ानी है तो जेम स्टोन जो है उसकी पावर बढ़ाता है, तो बढ़ा सकते हो। लेकिन लाल किताब का कॉन्सेप्ट जेम स्टोन नहीं है। लाल किताब जो पंडित रूपचंद जोशी जी लाए वो इसलिए लाए कि जो जनरल
जनरल आदमी है जिसके पास पैसा नहीं है, जो बड़े बड़े मंत्र, वेद मंत्र और बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं करा सकता है, तो वो छोटी छोटी चीजों से रेमेडी कर सके। ऐसा नहीं है कि उन्होंने रत्नों को मना किया है, लेकिन लाल किताब का जो बेसिक क्रंच है वो जनमानस, हमारे घर, किचन, घर में अवेलेबल चीजों से रेमेडी करना सिखाया है। ठीक है, ओके। आप लोग क्वेश्चन फालतू के पूछते हो, जो हमने जो चीज पूछी उसका किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, और दुनिया की बातें कर रहे हो। हम अपने सिलेबस पे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9th हाउस की में, यानी जुपिटर जब आएगा तो जुपिटर 9th हाउस, क्योंकि उसकी अपनी जड़ है यहाँ पे, तो 9th हाउस में बैठे ग्रह अच्छे और बुरे बताएंगे कि उस साल 9th हाउस में जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ अच्छा या बुरा कैसा रिजल्ट देगा। अब जैसे लग्न का रिजल्ट भी देगा, लग्न के लिए जरूरी, जो मैम ने कहा था कि मंगल और शनि यहाँ पे एक्सॉल्ट होता है, तो उसको देखना भी जरूरी है। जुपिटर नेम फेम प्रेस्टीज, हमारी मान सम्मान का भी कारक है, मान सम्मान मिलेगा। एजुकेशन का कारक है, वो भी मिलेगा, ठीक है, अच्छाई होने पे। लेकिन उसकी अच्छाई डिपेंड करेगी उसके कुछ एटलीस्ट 3 घरों में तो कम से कम शुभ ग्रह अगर हैं तो अच्छा, या खाली है, मैक्सिमम खाली एक ही 2 में है, तो उन घरों से अच्छा और बुरा की कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब मुझे लगता है इसमें कोई ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उसी प्रकार 5th हाउस को हमारा एजुकेशन भी है, तो 5th हाउस से हम अपनी एजुकेशन, कंपटीशन भी देख सकते हैं अगर अच्छा लाभ वाले हाउस में। उसी प्रकार अगर 1st हाउस में जुपिटर, अब मान लो तुमने देख लिया कि जुपिटर अशुभ है, तो आदमी के अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, ठीक है, गुस्सा ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि फिर वो अपनी प्रज्ञा का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, तो वो साल मतलब कहीं ना कहीं उसके डिसीजन गलत होंगे, लोगों को जज करने की क्षमता कम हो जाएगी आदमी के, क्योंकि जब उसके मन की नहीं होगी तो वो थोड़ा चिड़चिड़ापन उसके अंदर आएगा। ठीक है, 9th हाउस में अगर खराब है तो पिता से समस्या, पंचम में है तो संतान को लेके, उसके स्वास्थ्य को लेके प्रॉब्लम। ठीक है, और 11th का भी, 11th में वैसे तो शनि कारक होता है, लेकिन जुपिटर, मतलब सॉरी, जुपिटर 11th का कारक है, लेकिन सैटर्न की सत्ता यहाँ पे ज्यादा मजबूत कही जाती है। बट स्टिल 11th में मान लो, 11th में अगर मान लो कोई खराब इंपैक्ट है, जुपिटर लग्न में है, वर्ष फल में, लेकिन 11th हाउस डैमेज है बिकॉज ऑफ जुपिटर के शत्रु वहां बैठे हैं, तो क्या होगा? 11th हाउस इज नथिंग, 11th हाउस इज ऑल अबाउट योर इनकमिंग गेन्स एंड डिजायर। इनकमिंग गेन्स में प्रॉब्लम आएगी, रुक जाएंगे, नहीं होंगे डिजायर्स। 99 सीढ़ी चढ़ के लोग कहते हैं ना, यार इस साल पता नहीं क्या हो गया, हम 99 सीढ़ी चढ़ते हैं, आखिरी में गिर पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जुपिटर का शत्रु बैठा है, जुपिटर वहां का कारक है, वो उसको खराब कर रहा है उसका। या मान लो कि उसकी जड़ जो है सैटर्न की, वो सैटर्न बहुत खराब उस साल वर्ष में, यहाँ पे से जुपिटर को ही नहीं देखना है, फिर जुपिटर का और लोगों से संबंध भी अभी सीखना है हमको। अभी तुमको मॉडर्न सेपरेंटी में जुपिटर सिखा रहे हैं भाई। 11th में अगर जुपिटर अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जो उसका मेन वहां पे जो प्लेनेट है शनि, वो भी वर्षफल में कहीं ना कहीं किसी खराब खाने में होगा, सिंपल। तो अब 11th हाउस क्या है? 11th हाउस तुम्हारे 11th हाउस तुम्हारे गेंस तो तुम्हारी डिजायर्स को तो बताता है, लेकिन तुम्हारे बड़े भाई की तो लग्न है, तो तुम्हारे बड़े भाई लेथार्जिक हो जाएंगे। लग्न में जब सैटर्न आता है तो आदमी लेथार्जिक भी हो जाता है, तो मतलब बड़े भैया जो है सुस्त बैठे हुए हैं, न हिल रहे न डुल रहे, घर में लेटे रहते दिन भर। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस जो है तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे स्पाउस की क्रिएटिविटी का हाउस है। देखो 11th हाउस जो है तुम्हारे स्पाउस की क्रिएटिविटी का हाउस कैसे है? ये है तुम्हारे स्पाउस, ये है तुम्हारा स्पाउस, तो 1 2 3 4 5 स्पाउस से पंचम, तो स्पाउस की क्रिएटिविटी, तुम ये हो तो तुम्हारी क्रिएटिविटी ये है, स्पाउस ये है तो उसकी क्रिएटिविटी ये है। क्रिएटिविटी का पहले मतलब समझ लो, ज्योतिष कभी ना बन पाई हो। क्रिएटिविटी का मतलब होता है व्हाट यू कैन क्रिएट। तुम्हें पता है पंचम भाव जो है संतान का भाव क्यों होता है? बिकॉज संतान इज अवर क्रिएटिविटी, हम उसको क्रिएट करते हैं अपने खून पसीने स्पर्म से। इसलिए 5th हाउस का जो डोमेन है पुत्र, तो क्यों है? क्यों? क्योंकि हमने क्रिएट किया है, ठीक है, वी क्रिएट दैट। ठीक है, तो पंचम जो है वो पत्नी की क्रिएटिविटी है। अब यहाँ पे पंचम से संतान, 11 से भी संतान देख सकते हैं कि आमने सामने एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, लेकिन यहाँ पे पत्नी की क्रिएटिविटी का मतलब क्या हो गया कि उसकी आर्ट एंड क्राफ्ट, कुछ भी, उसकी म्यूजिक, उसका हैंड की स्किल्स, कुछ भी क्रिएटिविटी, वो उस साल उसकी सुस्त रहेगी। अगर जुपिटर के मित्र क्रिएटिविटी से वो अर्न नहीं कर पाएगी। कोई अगर मान लो स्पोर्ट्स खेलती है, जिम जाती है, तो साल जिम नहीं जाएगी, पैसे बर्बाद जाएंगे, जिम की फीस जमा कर देगी, ईयरली मेंबरशिप लेके जाएगी, एक दिन नहीं 2-4 दिन जाने के बाद छोड़ देगी। तो ये प्रिडिक्शन तुम्हें डेली लाइफ में लगाने हैं, भाव और ग्रह को समझ के। लाल किताब में यही तो आराम तुमको दे दी पंडित जी ने, लेकिन उस पर भी तुम लोग नहीं समझ पाते हो, क्योंकि लाल किताब इज ओनली रोटेट्स नियर हाउस एंड प्लैनेट
ना तुम्हें नक्षत्र लगाना, ना तुम्हें राशि लगाना, ना तुम्हें बड़ी बड़ी वैदिक की चीजें लगानी। अगर आप ये दो चीजें भी रोटेट नहीं कर पाते हो तो वैदिक कैसे सीखोगे? तो जब तुम प्रिडिक्शन जो है हाउस, खाना और ग्रह से नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तुमको अभी हम 10 और आइटम दे दें, दृष्टि भी दे दें, अर्गला भी दे दें राशि भी दे दें, नक्षत्र दे दें, चरण दे दें, डिविजनल चार्ट दे दें, तब तो तुम लोग पगला जाओगे। तो पहले लाल किताब का भी फंडामेंटल बहुत आसान और बहुत बढ़िया है। तो सिंपल 11th हाउस। अब फिर वही चीज है, 11th हाउस जो है, अब जैसे मान लो यहाँ पाप ग्रह बैठा हो, अब देखो अब हम तुम में से किसी से पूछने जा रहे हैं, 11th हाउस में मतलब जुपिटर का शत्रु बैठा हो, हम तुमसे ये कह दें कि तुम्हारा बॉस जो है तुमसे रगड़ के काम लेगा, लेकिन तुम्हारा इंक्रीमेंट नहीं करेगा उस साल नहीं होगा, चाहे कुछ कर लो तुमसे खूब काम लेगा। बताओ कैसे? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे पाप ग्रह बैठे हैं, मतलब पाप ग्रह का मतलब जुपिटर के शत्रु बैठे हैं वर्षफल में। तुम्हारा बॉस तुमसे रगड़ के काम लेगा, लेकिन तुम्हारा इंक्रीमेंट नहीं करेगा। बताओ कैसे? और हम पूछेंगे ये सवाल कृष्णा से, या फिर दीप्ति बताएगी बाद में, दीप्ति बजाज। कृष्णा अगर नहीं बता पाए तो। हाँ भाई कृष्णा, अनम्यूट हो। हाँ जी सर। हाँ भाई बताओ कैसे, जो हमने सवाल सुना तुमने हमारा। सर एक बार रिपीट कर दो। ये सब सेकंड वेकंड चांस नहीं देते हम किसी को, इतना टाइम नहीं हमारे पास, लेकिन तुम्हारे लिए किए दे रहे हैं लास्ट टाइम। हम तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि वर्ष फल में लग्न में जुपिटर आया, 11th हाउस में जुपिटर का शत्रु बैठा है, तो उस साल तुम्हारा बॉस तुमसे कायदे से हपक के काम लेगा, लेकिन तुम्हारा इंक्रीमेंट नहीं करेगा। बताओ कैसे? सर लाभ का हाउस है हमारा, तो और लाभ के हाउस में शत्रु ग्रह बैठा है, तो इंक्रीमेंट नहीं होगा। और काम काम क्यों ले रहा है ढेर सारा, ये भी तो बताओ। सर क्योंकि शत्रु ग्रह बैठा है तो मेहनत ज्यादा कराएगा। नहीं, अब तो यही समझो, हर हाउस से हर हाउस का रेफरेंस बनता है। ये कर्म स्थान है, कर्म स्थान है ना ये 10th हाउस। हाँ जी सर, भागवत भवन। हाँ जी। कर्म से मिलने वाला फल यहाँ पे होता है। 9th 10th, पहले तो यही तो तुम लोग को बेसिक फंडामेंटल ज्योतिष सिखाते हैं, पहले समझ लो। अब हम तुमको जो सिखा रहे हैं वो पहले सीखो। 9, 10, 11, 12 क्या होता है? 9th होता है धर्म पे चलते हुए, 10th मतलब कर्म करना, धर्म पर चलते हुए कर्म करना मतलब 10th हाउस। कर्म करते हुए फल को प्राप्त करना, यानी गीता में क्या क्या कृष्ण भगवान ने, कर्म करो फल की चिंता नहीं, लेकिन यहाँ पे फल मिलता है 11वें में। और फिर धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यानी और फिर जब फल मिल जाए तो फिर ईश्वर का भजन करना। ठीक है, तो यानी कर्म से मिलने वाला फल जो है वो 11th हाउस में मिलता है। तो जब 11th हाउस में पाप ग्रह हैं तो कर्म तो तुम करोगे, लेकिन उसका फल प्रॉपर उतना नहीं मिलेगा जितना तुम उम्मीद करोगे। ठीक है, इसको ऐसे तुम्हें समझना है। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्षफल को तुम्हें किसी भी विधा का हो, चाहे ताजिक का हो, चाहे वैदिक का हो, चाहे लाल किताब का, लाल किताब में जो थोड़े बेसिक रूल है वो हम तुम्हें समझा दे रहे हैं। इस तरह इसको यूज करना। जैसे 12th में आ जाओ, 12th में जुपिटर, ऑब्वियस है, तुम्हें पता है 12th में जुपिटर होता है। ठीक है, साथ में राहु भी होता है। ठीक है, अब मान लो 12th में शुभ ग्रह बैठे हैं, उस साल तुम्हारा जो खर्चा है वो सही जगह पे होगा, जहां तुम चाहोगे वहां पे होगा, फालतू नहीं होगा, जिस चीज से तुम्हें फायदा हो रहा है वहां होगा। और मान लो 12th हाउस में जुपिटर के शत्रु ग्रह बैठे हैं, तो तुम्हारा बीमारी में जाएगा, तुम्हारा फालतू, तुम जहां नहीं करना चाहोगे वहां पे अधर्म में लग जाएगा, फालतू जगह पे पैसा खर्च हो जाएगा, तुम्हारा बैड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, किसी कोई कंपनी में शेयर में डालोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, वहां पे मर जाएगा। इतनी सी बात है। तो यानी अगर जुपिटर के शत्रु ग्रह बैठे हैं 12th में, तो वर्षफल में क्या करना है तुम्हें? क्योंकि रास्ता खुल गया है उस साल तुम्हारे फालतू के खर्चों का, तो बचा लो उसको। अब लाल किताब में है कि ग्रह को, कि ऊर्जा को वहां से हटा सकते हैं, वहां पे मसनूई ग्रह बना सकते हैं, वो सब बेसिक तुमको सब पता ही है। उसमें क्या दिक्कत है कि उसकी एनर्जी को, उसका जो है उसको दबाना है, उसको बहाना है, उसका रूप बदलना है, उसको कहीं और पहुंचा देना है, वो सब बेसिक फंडामेंटल की बात है। क्यों भाई एश पार्थ सारथी, कुछ समझ में आ रहा है? जरा एक सेकंड के लिए अनिरुद्ध भाई को जरा म्यूट कर दो, पार्थ सारथी भैया को, देखें जरा उनसे, उनका भी ओपिनियन ले ले कि कुछ उनके माइंड में जा रही चीज की नहीं। अनिरुद्ध जी सर। हाँ भैया जी बताइए सर कुछ एकदम आप फर्स्ट क्लास समझ आ रहा है। समझ में आ रहा है कि कैसे चीजों को पकड़ना है? जी सर, बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है मेरा।
बेसिक ही तो क्लियर करना है। ज्योतिष का मजा जी बेसिक सर। नहीं है, बड़ी बड़ी चीजों में कुछ मजा नहीं है, वो तो तुमको तोता बनाएगा। बड़ी बड़ी चीजों से रट पाओगे तुम, समझ थोड़ा जी पाओगे सर। कि फंडामेंटल चलता कैसे है खेल का। ठीक है, तो हम करेक्ट। कोशिश यही करते हैं कि खेल का फंडामेंटल तुम्हें। तो अब तुमको हमने देखो, हमने सिर्फ एक ग्रह की मॉडल से ब्रेंडी बताई है तुम्हें, 9 के 9 इसी पैटर्न पे खेलते हैं। और जो बेसिक नियम है, जैसे कि बेसिक नियम क्या था, व्याकरण का बेसिक नियम लाल किताब का क्या था कि जुपिटर राहु अगर छठे 11वें 12वें में होगा तो जुपिटर का उस साल रिजल्ट अच्छा नहीं जाएगा, या वो जुपिटर को खराब करता है। इतनी जो बेसिक नियम है व्याकरण के वो लगा लेने। अब तुम किसी का भी वर्षफल से जो चाहे वो प्रेडिक्ट करने की तुम्हें कैपेसिटी। लेकिन हाँ, वर्षफल एक तो ये होगा कि हम तुमको 1000-2000 पॉइंट लिखा दें, तुम रट लो। लेकिन अगर तुम हाउस के हाउस के जो काम होते हैं और प्लेनेट के जो काम होते हैं उनको ब्लेंड करके प्रिडिक्शन साल के निकालोगे तो दैट विल बी अ बेटर थिंग। उससे जैसे आज की टॉपिक में हमने तुम लोगों को जब टॉपिक भेजा था, तुमने कहा था डेथ इन फैमिली, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, जॉब, डाइवोर्स, हेल्थ इशू, फॉरेन ट्रेवलर, लव लाइफ, व्हीकल परचेज, ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ, ये सब चीजों को कैसे वर्षफल में देखोगे? अरे लेकिन इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ इज द रोल ऑफ 8th हाउस। 8th हाउस से ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाता है। ट्रांसफर जो है वो 10th हाउस या जॉब से ट्रांसफर है तो वो कहाँ से देखा जाएगा? ठीक है, लव लाइफ पंचम से, जैसे पंचम जब बात कर रहे थे तो लव लाइफ हमने बताया ना कि किस साल तुम्हारी लव लाइफ बढ़िया रहेगी, कब खराब रहेगी। वही तो उस चीजों को, उससे हेल्थ इशू का लग्न में अगर मान लो सेट, कोई लग्न फिजिकल बॉडी है, लग्न और छठे हाउस से हेल्थ इशू पकड़ोगे। अब इनमें अगर आपस में जो प्लेनेट आएगा उस, जैसे शनि नॉर्मली जब लग्न में आए तो हेल्थ इशू होते हैं, राहु आए तो मेंटल इशू होते हैं, चंद्रमा राहु के साथ है, तो वो बेसिक कॉम्बिनेशन तो आपको पता ही होने चाहिए। जॉब के लिए, जैसे जॉब के लिए आपको पता है 10th हाउस का बहुत इंपॉर्टेंस है, 6th हाउस का भी। तो लाल किताब में 19 चाइल्ड बर्थ के लिए पंचम हाउस को जुपिटर का एस्पेक्ट हो, उससे ट्राइन में हो। ठीक है, ट्राइन में ना भी हो तो पंचम हाउस संतान के लिए है। ठीक है, तो लड़के के लिए केतु कारक है, मरकरी जो है लड़की का कारक है, वो लग्न में आ जाए, केतु आ जाए, मरकरी आ जाए, या जुपिटर का कोई इम्पैक्ट पड़े तो तो वो सेकेंडरी चीज है। वो सारी चीजें क्योंकि प्रिडिक्शन तो एक पार्ट एंड पार्सल है। एक बार अगर तुम्हारी फंडामेंटल चीज क्लियर हो गई तो फिर प्रिडिक्शन तो तुम, क्योंकि तुमको पता है कि ये चीज ये करता है तो इससे तुम्हें पता चल ही जाएगा। अब जैसे गौरी को हम अनम्यूट करेंगे, फिर गौरी से एक सवाल पूछेंगे, तो गौरी जी अगर आपका मन हो तो आप अनम्यूट होके आइए। बताइए सर। अब हमें ये बताइए, कोई कोई आपके पास चार्ट लेके आए और कहे कि ये बताइए कि क्या इस साल मेरी शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो सबसे पहले उसके वर्षफल में आप क्या देखोगे? मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता? सच्ची नहीं पता मैं सर, इसीलिए तो मैं अटेंड कर रही हूँ कि मुझे समझ में आए ये चीजें। अच्छा अभी और आप, अच्छा सर ये जो आप एकदम बिगिनर हैं? हाँ एकदम ही मतलब नहीं हूँ मैं इसमें, मतलब मुझे कुछ तब भी तब आइडिया तब नहीं तब है। तब हमने आपको छूट दे दी, कोई बात नहीं, हमें पता नहीं था कि आप एकदम सर बिगिनर हैं। मुझे सिर्फ एक जानना है कि मतलब अभी आप वर्षफल के बारे में बता रहे हो और आप बता रहे हो कि जुपिटर लग्न भाव में हो तो, बट अगर एक्चुअल में अगर लग्न भाव में है हाँ तो जुपिटर ठीक है, तो भी सेम फल देगा? नॉर्मली नेटल चार्ट का जुपिटर और वर्षफल का जुपिटर जो है, यहाँ पे उस पर बाद में आएंगे, पहले ये समझो जो मैक्सिमम रूल जो नेटल चार्ट के होते हैं ग्रहों पर, वही मैक्सिमम रूल जो है वर्षफल में भी लगते हैं, कुछ रूल अलग से होते हैं। तो अगर मान लो किसी का जुपिटर जो है लग्न में है नेटल में और वर्षफल में भी, यानी 13th ईयर में वो लग्न में आएगा, यानी जुपिटर अगर किसी का लग्न में है तो 13वें साल में आएगा, फिर 25वें साल में आएगा, फिर 37th ईयर में लग्न में आएगा। तो यानी कि तब जुपिटर जो लग्न का है वो अपना खुल के रिजल्ट, लग्न के जुपिटर का रिजल्ट आपको 13वें साल, 25वें साल, 37th ईयर, 49th ईयर मिलेंगे, मतलब 12-12 साल के गैप में। ठीक है, तो ये जैसे जब आप पुराने हो जाते हो लाल किताब में, तब आपको वर्चुअल की टैली नहीं देखनी पड़ती, आपके माइंड में बन जाता है कि किस किस साल में कहाँ पे ग्रह आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है कि अच्छा, लेकिन लाल किताब में एक फंडामेंटल ये भी होता है कि लग्न का जुपिटर पहले आपके लाइफ में कैसा बिहेव कर रहा है। तो जैसी भी डिग्निटी लेके लग्न का जुपिटर होगा, वर्षफल में वो डिग्निटी के हिसाब से फिर वो पूरा, जैसे कि मान लो वीनस की दशा तो 20 साल की है, लेकिन वीनस कब अपना मैक्सिमम रिजल्ट देगा, तो तो वही चीज है, यानी जुपिटर की दशा तो मान लो 16 साल की वैदिक में होती है, लेकिन जुपिटर लग्न का रिजल्ट किस साल बम्पर देगा, यानी किस साल तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा,
तो जिस साल वर्ष में 13वें साल में 25वें साल में 37th ईयर में वो साल तुम्हें वॉच रखना है कि इस साल जुपिटर मेरा लग्न में आ रहा है रिटर्न होके, तो इस साल हम जुपिटर, अगर अच्छा है जुपिटर तो अच्छाइयाँ होंगी, बुरा है तो जैसे वेट बढ़ना, जैसे जुपिटर लग्न में वेट भी बढ़ा देता है, तो अगर वेट बढ़ने की प्रॉब्लम तो उस साल तुम्हारा वेट तुम कुछ कर लो कम नहीं होगा। तो यहाँ पे जुपिटर को हम दोनों तरह से, और देखने का तरीका क्या है, मान लो लग्न में जुपिटर लग्न में है, लग्न चार्ट में, लाल किताब के लग्न चार्ट में जुपिटर लग्न में है, तो फिर जुपिटर के जो कारक घर हैं लग्न में, वहां देखो पाप ग्रह हैं शुभ ग्रह हैं, तो तुम्हें ओवरऑल पहले पूरी जिंदगी में जुपिटर कैसा काम करेगा ये पता चलेगा। पूरी जिंदगी में जुपिटर जैसा काम करता है, जैसी डिग्निटी होती है, वैसा ही लगभग वर्षफल में 50% प्लस माइनस के हिसाब से वो रिजल्ट आता है, जो मैंने आपको शुरू में सबसे पहले बताया था। यार मान लो लग्न में बहुत बढ़िया है और वर्षफल में भी बढ़िया है तो बढ़िया ही बढ़िया, लग्न में बहुत बढ़िया है वर्षफल में खराब घर में आया तो 50% रिजल्ट, लग्न में खराब है वर्षफल में बहुत अच्छे खाने में आया तो 50%। वो तो शुरुआत में हमने आपको बताया, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं मेरी बात, बट ठीक है, योर क्वेश्चन वैलिड था, उसको लेना जरूरी था, और उससे कई लोगों को और भी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब हम चलते हैं, एक क्योंकि हमने एक जुपिटर से आपको एक मोटा मोटा मॉडस ऑपरेंडी हमने आपको मोटी मोटी समझा दी जुपिटर से। अब हम चलते हैं और जो है अब एक सैटर्न का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी तो मजा आएगा। और अभी सैटर्न और जुपिटर को लग्न से ही समझ लेते हैं, क्योंकि फिर तो उनको 12 घरों में घुमाने की के लिए तो इतना तो टाइम हमारे पास आज नहीं है कि हम 12 घरों में उनको, लेकिन आपको एक आइडिया तो आपको लग ही जाएगा 100%, हम ये मान के चलते हैं, राइट। तो अगर हम जो है अब यहाँ पे आप इसको देखिए, अब हम सैटर्न के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। अब आपको सबको पता है, चाहे लाल किताब हो चाहे वैदिक हो, सैटर्न जो है वो दुख का कारक होता है, ठीक है। सैटर्न इज ऑल अबाउट चैलेंज, लिमिटेशन, बाउंड्री। ऐसा नहीं कि सैटर्न अच्छा नहीं करता है, अटल बिहारी वाजपेयी 7.5 में प्राइम मिनिस्टर बने, जवाहरलाल नेहरू 7.5 में प्राइम मिनिस्टर बने, अकबर की तुला लग्न थी, लग्न में सैटर्न था, पूरे इंडिया का इतने साल उसने शासन किया। तो ऐसा नहीं कि सैटर्न खराब होता है, लेकिन नॉर्मली सैटर्न दुख का कारक है, क्योंकि उसका जो है जीवन में लेसन टीच करने का तरीका थोड़ा सा और ग्रहों से अलग है। वो तुमको जो है रगड़ रगड़ के कष्ट दे दे के जीवन की सच्चाई सिखाने में बिलीव करता है, ठीक है, ठीक है। तो सैटर्न क्योंकि लग्न में, अब जैसे सैटर्न, अब लाल किताब के व्याकरण का एक बेसिक नियम है कि मंगल, मरकरी, राहु और केतु, इनकी अच्छाई और बुराई के हिसाब से सैटर्न के अच्छे और बुरे होने के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सैटर्न कहीं पर भी हो आपका, लेकिन सैटर्न की अच्छाई या बुराई वो कैसा रिजल्ट देगा, ये मंगल कैसा बैठा है, मरकरी कैसा बैठा है, और राहु केतु जो सैटर्न के चेले हैं वो चार्ट में कैसे हैं, इनकी डिग्निटी पे भी सैटर्न का रिजल्ट डिपेंड करता है। पहले तो एक बेसिक नियम सैटर्न के लिए समझ लीजिए, ठीक है। अब लग्न में सैटर्न शुभ भी हो सकता है और लग्न में सैटर्न अशुभ भी हो सकता है, अलग अलग कंडीशन। जैसे मान लो हमने क्या बोला, अगर मंगल, मरकरी, राहु और केतु अच्छे पोजीशन में खानों में बैठे हैं तो सैटर्न शुभ है, यही मंगल, मरकरी, राहु, केतु खराब खानों में बैठे हैं, डिग्निटी उनकी खराब है, नीच के बैठे तो सैटर्न भी खराब हो जाएगा। ये एक कंडीशन है, बाकी कंडीशन तो भी आगे आगे उन पर आगे प्रयास करेंगे, ठीक है, समझने का। अब सैटर्न मान लो लग्न में शुभ है तो इसके निशानियां क्या होगा। अगर लग्न में सैटर्न है और शुभ है तो उस साल, अब ये वर्षफल की बात कर रहे हैं, वर्षफल में सैटर्न आया है लग्न में, तो अगर सैटर्न शुभ है तो उस साल जो है फिर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, लोगों के बीच में आपका रुतबा बढ़ेगा, पब्लिक आपको हैंड टू हैंड लेगी। तो सैटर्न जो है जनरल पब्लिक का भी कारक है, सेव, तो पॉलिटिक्स के लिए बहुत बढ़िया है। मान लो अगर सैटर्न शुभ है और लग्न में आया है तो यानी आपके जनरल मासेस विल मेक यू अ लीडर। आपको मान, जैसे पुराने समय में ना पब्लिक जिसको लीडर बना देती है, जनता जनार्दन जिसको लीडर बनाए, तो अगर सैटर्न शुभ है तो ये, और शुभ की भी कंडीशन आगे हम डिस्कस कर लेंगे, कब कब शुभ होता है कब कब अशुभ होगा, बेसिक फंडामेंटल वही जुपिटर वाले ही अपनाने, ठीक है। सैटर्न जो है एक तजुर्बेकार प्लेनेट है, मेच्योर प्लेनेट है, कहते हैं ना, हमारे लखनऊ में एक कहावत कही जाती है, तजुर्बे की कंघी तब प्राप्त होती है जब सर में बाल नहीं रहते, ठीक है। बस सैटर्न वही है कि जब सैटर्न जो है, सिंपल एक लाइन में तुम्हें हमने समझा दिया क्या है, यानी सैटर्न इज अ मेच्योर प्लेनेट, जितना उम्रदार चीजें हैं वो सब सैटर्न है, यानी हमारे बाबा,
बाबा जो है सारे बसंत देख ली ना, 70-80 बसंत देखने के बाद बाबा के पास तजुर्बा आवा, तो वही वही सब सैटर्न है, ठीक है, जितने ओल्ड एज वाले हैं। तो यानी कि जब सैटर्न अगर लग्न में और शुभ है, तो आप अपने लॉजिक से, अपने इंटेलिजेंस से दूसरों को बहुत बढ़िया इंप्रेस करेंगे उस साल। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि तुम लोगों ने कभी सैटर्न को जाना ही नहीं, सैटर्न है क्या। जब तुमने सैटर्न को जाना ही नहीं है ठीक से, तो तुम कैसे प्रिडिक्शन कर पाओगे? इस जब अगर तुमको पता हो कि सैटर्न जो है एक मेच्योर पर्सन है, लॉजिक है उसके पास, क्योंकि उसने इतने दिन देखे हैं, इतने बसंत देखे हैं, धूप में चला है, बाल सफेद करे है, तो तभी तो तजुर्बा आया होगा उसको। मुहावरा में क्या कहते हैं, ये बाल हमने धूप में नहीं सफेद करे, उम्र के साथ सफेद हुए हैं। तो वही तो सैटर्न है। तो जब सैटर्न अगर अच्छा है, शुभ है और लग्न में है, तो फिर क्या है? आप अपनी लॉजिक से, अपनी बात से, अपने रीजनिंग से किसी को भी इंप्रेस कर लेंगे, कुछ भी काम बना लेंगे। चलो हम वाइसी वर्सा उल्टा कर देते हैं। मान लो लग्न में सैटर्न जो है खराब है। अब तुमको सबसे तुमने पढ़ा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी, लाल किताब में भी, कि सैटर्न जो है वो नपुंसक ग्रह है। यहाँ नपुंसक ग्रह का मतलब ये नहीं कि शारीरिक रूप से इम्पोर्टेंसी हो जाएगी, इरेक्टाइल डाइफंक्शन हो जाएगा। नपुंसक का मतलब ये है कि तुम, यदि मैं होता कि नर नरेश तो राजमहल में सोता, यानी कि हवाई तवाई सपने देखोगे, चारपाई तोड़ोगे, हिलो डुलोगे नहीं, काम कुछ नहीं करोगे, यानी कि तुम बैरन हो गए। बैरन मतलब बंजर हो गए, तुम्हारे अंदर कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है, तुम कमाने नहीं जा रहे हो, तुम कुछ काम नहीं करने जा रहे हो। अगर राइटर हो तो तुम लिख नहीं रहे हो, मैकेनिक हो तो तुम कोई मशीन नहीं बना रहे हो, एस्ट्रोलॉजी हो तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, यानी कि तुम नपुंसक, स्टैंड स्टिल, बैरन हो गए, बंजर हो गए। यानी उस साल तुमने कोई आउटपुट नहीं किया, ना तुमने पैसा कमाया, ना तुमने हेल्थ कमाई। तो नपुंसक, सैटर्न क्योंकि नपुंसक प्लेनेट है। अच्छा, अब सैटर्न की एक और डिग्निटी समझ लो, लग्न में सैटर्न खराब है तो सैटर्न एक पैर से लंगड़ा है, हर चीज तुम्हारी स्लो हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी में रेस्टलेसनेस आएगी, तुम काहिल, सैटर्न का एक नाम काहिल भी है, जब वैदिक पढ़ोगे तो सैटर्न का नाम, जैसे सैटर्न के बहुत सारे नाम है, सॉरी, काहिल, उर्दू में, फारसी में सैटर्न को काहिल भी कहते हैं। तो काहिल हो जाओगे एक साल के लिए, पैर खराब है, हर काम धीरे धीरे करोगे, तुम्हारे हर काम धीरे धीरे होंगे, स्टैग्नेंट। क्यों? क्योंकि एक पैर जब दोनों पैर ठीक ही नहीं है, तो तुम हर काम में तुम्हारे स्लोनेस आ जाएगी। जो काम तुम्हारा पहले 20 दिन में हो जाता था, वो काम तुम्हारा 25 दिन में होगा। तो अब इस प्रिडिक्शन को, और ये नियम जो है तुम्हारा कहीं भी हो, चाहे अब सिर्फ यहाँ पे लाल किताब में सिर्फ तुम्हें इतना ही तो देखना है कि सैटर्न अच्छा है या बुरा। सैटर्न अच्छा बुरा देखने के लिए जो जुपिटर की कंडीशन थी वही सैटर्न में लगेंगी। सैटर्न किन किन हाउसेज में दखलंदाजी रखता है, 10th हाउस, 11th हाउस, 8th हाउस, जहां जहां पे भी उसका मतलब सिस्टम सेट है, वहां वहां पे अगर अच्छे और ग्रहों के हिसाब से तुमको देख लो। और कुछ स्पेशल कंडीशन है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद, अब अगर सैटर्न शुभ है तो मेहनत करने से उन्नति जरूर होगी, क्योंकि सैटर्न जो है, सैटर्न के बारे में अब देखिए लाल किताब में पंडित जी ने क्लियर लिखा है, मेहनत करने से उन्नति होगी। वैदिक में हम इस चीज को कैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, सैटर्न डिलेज बट नेवर डिनाइज। तुमने बचपन से बात पढ़ी है, बता दो तुम में से ऐसा कोई हो जिसने ये ना पढ़ा हो कि सैटर्न डिलेज बट नेवर डिनाइज। वही तो पंडित जी लाल किताब में कह रहे हैं, लग्न में शनिचर होने पे शुभ हो तो वो डिले करेगा लेकिन डिनाई नहीं करेगा, दे देगा, यानी मेहनत करके उन्नति होगी। अब ये चीज जितनी जल्दी तुम लोग समझ लेते हो, उतनी जल्दी चाहे लाल किताब हो, चाहे पीली किताब हो, चाहे नीली किताब हो, चाहे हरी किताब हो, तुम्हारे माइंड में घुस जाएगी। और नहीं समझ पाओगे इस चीज को, नहीं नचा पाओगे, घुमा पाओगे, फिर हम चाहे जितना टाइम लगा लें, तुम लोग चाहे जितने क्लास कर लो, नहीं जाएगी माइंड के अंदर। तरीका पहले पता होना चाहिए तुम्हें, कोई भी शास्त्र को पढ़ना कैसे है। सक्सेस इन पॉलिटिक्स मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब सैटर्न जो है वो सेवक है, यहाँ पे सूर्य एग्जॉल्टेड होता है, मंगल जो है राज का कर्मचारी है, एज अ सेनापति, एज अ फायर फाइटर, या एज अ पुलिस। तो अब अगर सैटर्न शुभ है तो राजा का सपोर्ट, राजा के कर्मचारियों का सपोर्ट, पुलिस का सपोर्ट, यानी हर तरह से आपको सपोर्ट ही सपोर्ट है। हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट अलॉन्ग विद गवर्नमेंट। अब इस समय कोई कंपटीशन बीट करना हो, लॉ हो, कोई जस्टिस हो, कोई केस हो, बल्ले बल्ले, बस सैटर्न शुभ होना चाहिए। शुभ की कंडीशन हमने आपको भी बता दी सारी, जैसे जुपिटर में बताई थी वैसे सैटर्न की ढूंढ लेंगे। अब आसान, एक तो हमारे पास दो रास्ते थे, या तो सैटर्न जो है लग्न में 6 पॉइंट हम तुम्हें नोट करा देते कि वर्षफल में जब सैटर्न आता है तो ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। अब जो हमने तुम्हें 5-6 तरीके सिखाए, इससे तुम 6-7 नहीं, तुम 40-50 प्रिडिक्शन निकाल सकते हो, राइट। अब लग्न में जैसा सैटर्न होगा तो बाल घुंघराले होंगे, अगर और कोई
सुंदर ग्रह नहीं देख रहा हो तो कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क होगा। बहुत सारे प्रिडिक्शन वो तो अपने अपने लेवल पे तुम लोग करते ही हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब जैसे मान लो यही सैटर्न में अशुभ हो, अब सैटर्न जब यहाँ पे होगा तो वर्षफल में जब यहाँ होगा तो तुम्हें पता है खाना दृष्टि पड़ती है, पार्टनर अनहैप्पी होगा, लाइफ पार्टनर विल बी अनहैप्पी, लाइफ पार्टनर की सेहत में खराबी होगी, धन की कमी भी होगी, इल हेल्थ होगी। सैटर्न इल हेल्थ का क्या, सैटर्न इल हेल्थ कैसे है, एक तो बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगा। सैटर्न जो है, पता है सैटर्न जो है हमारी सांसों का भी कारक है। सैटर्न जो है सांसों का कारक कैसे है पता है, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, हवा मतलब सैटर्न, ड्राई कूल एंड विंडी इज सैटर्न। तो फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो अगर तुम्हारी सांस जो होती है ना, जो कपाल भाती जो सांस लेते हैं अंदर बाहर, ये सैटर्न का प्रतीक है। सैटर्न यमराज है। जब भी कोई मरता है तुम क्या कहते हैं, अब यार इसकी सांस बंद हो गई, सांस आना बंद हो गई, यानी कि सांस सैटर्न ही है, यमराज है। एक बार सांस रुकी आदमी खत्म। यानी आदमी जिंदा है तो उसका प्रमाण क्या है कि उसकी सांस चल रही है, वो सांस सैटर्न होती है। हवा सैटर्न है ना, वायु जो सांस नासिका से निकलती है सैटर्न होती है। ठीक है, तो एक बार सैटर्न शरीर से निकल गया, वायु निकल गई, आदमी डेथ। तो यहाँ पे अब सैटर्न जैसे लग्न में है तो इसको समझने का कोशिश करो कि हम कैसे इसको क्या समझा रहे हैं। और सांस तुम्हें पता है, अब सांस का खेल कैसे है हेल्थ में, पहले ये समझ लो। ये बताओ कछुए और कुत्ते में किसकी उम्र ज्यादा होती है और क्यों होती है, ये हाथ उठाओ जिसको बताओ। कछुआ और कुत्ते की उम्र कम ज्यादा क्यों होती है, चलो बताओ भाई, सबको बताओ। नीलम नहीं, नीलम तो बता देगी, अमित गुप्ता भी बता देंगे, प्रशांत बी से को अनम्यूट करो। हाँ भाई प्रशांत भाई जल्दी जय श्री कृष्ण सर। कुत्ता फास्ट श्वास लेता है और कछुआ बहुत स्लो श्वास लेता है। ये 200-300 साल जीता है, कुत्ता 12-13 साल में डेथ हो जाती है। क्यों, कुत्ता 1 मिनट में जल्दी जल्दी सांस लेता है, कछुआ बहुत, यानी कि सारा खेल उम्र बढ़ाने का सांस है। इसीलिए अनुलोम विलोम और कपालभाति कराई जाती है। सांस का कंट्रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सांस पे तुमने कंट्रोल सीख लिया तो तुम्हारी नेचुरल उम्र बढ़ जाती है, तुम्हारी बॉडी की क्लींजिंग हो जाती है, डेड सेल खत्म हो जाते हैं। तो वायु का मतलब वायु को लेना रोकना, यानी कि तुम मिनट में 1 मिनट में कितनी बार सांस इनहेल एक्सहेल करते हो, अगर धीरे धीरे इसको कम कर लो तो तुम्हारी उम्र ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ये समझो। तो अगर सैटर्न लग्न में बढ़ गया है तो इसका मतलब उसका सांस पे कंट्रोल है, और सांस पे कंट्रोल है तो हेल्थ है, लॉन्जिविटी है। और अशुभ है तो जल्दी जल्दी सांस लेगा, कुत्ते की तरह हफेगा, जल्दी निकल जाएगा दुनिया से। अब इस चीज को, तो हर चीज का एक रिलेशन है प्लेनेट को ऐसे। तो ज्योतिष जो है, जो ज्योतिष का मजा इस तरह सीखने में तुम्हें आएगा, और बाकी तो सब रटने वाली तोता वाली विद्या है, रटते रहो, कॉम्बिनेशन रटते रहो, उससे कुछ नहीं होने वाला। 2-4 साल तो भूल जाओगे, लेकिन एक बार जब समझ लो खेल को, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो यहाँ पे इल हेल्थ, और यहाँ पे सैटर्न जाएगा क्योंकि मंगल की जमीन है, वो सूर्य है। अगर सैटर्न खराब है तो मंगल और सूर्य दोनों एग्रेशन है, ऊर्जा है, तो इसका मतलब एक्सेसिव गुस्सा आएगा। देखो गुस्सा, सैटर्न जब खराब होगा तो गुस्सा क्यों आएगा। हमको ये बताओ, तुम में से तुम लोगों ने किसने जो है सड़क पे चाय पी है खड़े होके। तुम लोग देखा होगा जब कभी सड़क पे चाय पीते हो तो एक अंगीठी होती है, तो अंगीठी के पास एक वो पंखा लगा देता है कि जिससे अंगीठी जल्दी जल जाए, कोयला जल्दी जल जाए। देखे हो कि नहीं देखे हो, पहले बताओ। ये एक जैसे अंगीठी होती है बर्नर, तो एक पंखा छोटा लगा देता है कि जिससे जल्दी आग भरे। तो पंखा क्या है, पंखा हवा फेंकता है, तो हवा क्या है, सैटर्न। और भट्टी क्या है, मंगल और सूर्य। तो मंगल और सूर्य, अगर सैटर्न खराब है तो इसका मतलब जैसे सैटर्न की हवा भट्टी यानी मंगल और सूर्य पे लगेगी, भट्टी जैसे एकदम से जल जाती ना, खोलने लगती चाय केतली में, तो वो कोयला जो होता है वो एकदम से रेड, फटाफट रेड हो जाता है हवा पाते ही। बस यही ये चीज तुमने, तो ज्योतिष के लिए कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं, दुनिया में घूमने की जरूरत है। हमने सारा ज्योतिष सड़क पे सीखा है, घूम घूम के चीजों को वॉच कर करके, इतनी सी बात है। यानी कि सैटर्न हवा है और नीचे जमीन क्या है, सूर्य एक्सॉल्टेड है, मंगल की जमीन है, यानी अग्नि बढ़ रही है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है इस हवा से खराब होने पे। अब यही अगर सैटर्न बढ़िया हो तो यानी हीट को अग्नि में डाल के कंप्रेस करके स्टीम इंजन चला देगा, यानी ट्रेन चल जाएगी। उसमें भी देखो वही खेल है, जल पानी और हवा, और वही स्टीम से इंजन भी चल सकता है। और वही अगर चैनलाइज्ड ना हो, यानी सैटर्न अगर चैनलाइज्ड है लग्न में, तो स्टीम इंजन यानी जिंदगी तड़बड़ तड़बड़ भागेगी। और वही सैटर्न अगर अनचैनलाइज्ड है तो वही जो है गर्त में ले जाएगा। ये चीज जितनी जल्दी सीख लोगे उतना ज्यादा बढ़िया प्रेडिक्शन कहीं पर भी कर पाओगे। रटने की कुछ जरूरत नहीं है। जहां पे
मूलभूत ढांचा लगा दोगे ग्रह का और भाव का, वहीं से प्रिडिक्शन निकलने लगेगा। अब ये कोई हमने रट के थोड़ा रखा था, तुमसे बात करते करते मैं माइंड में आया कि हाँ यार स्टीम इंजन बन जाएगा अगर बढ़िया वायु पहुंचा दें। खराब वायु होगी तो बर्बाद कर देगी, ठीक है, चाय को उबाल भी सकती है भगोने से बाहर निकल जाएगी। तो ये सिंपल एनर्जी तुम्हें पता होना चाहिए खेल की कैसे करना है। और जिस दिन ये इस तरह से तुम लोग सीख लोगे, फिर तुम्हें ज्योतिष बनने का, ज्योतिष तो तुम लोग ऑलरेडी हो सब, और अच्छा बन जाओगे, ठीक है। और अब नियम क्या है, सैटर्न जो है 1, 6 और 8 में, सैटर्न जो है 1 में, 6 में और 8 में लाल किताब में बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। 1, 6 और 8 में लाल किताब में, ये एक बेसिक व्याकरण का नियम है, इसको याद कर लो। मरकरी और मंगल अगर अच्छे हैं तो सैटर्न खराब नहीं होता है। यानी कि चार्ट में वर्षफल में मरकरी और मंगल अपनी अच्छी राशियों में, अपने पक्के घरों में बैठे हैं, तो फिर सैटर्न कहीं पर भी हो वो खराब नहीं होता है, ठीक है। और रेमेडी के लिए तो वैसे तो अभी तुम लोग आगे पीछे जब हमारे साथ रहोगे तो रेमेडी, अलग से रेमेडी की क्लास में हम आपको बताते हैं, लेकिन एक सैटर्न अगर लग्न में है और अगर आपको लग रहा है कि अच्छा फल नहीं मिल रहा है, तो फिर उस साल अपने घर में शराब का संचय नहीं करना चाहिए। ये एक बेसिक नियम है लाल किताब का। सैटर्न अगर लग्न में है तो उस साल शराब घर में इकट्ठा करके नहीं रखनी चाहिए। और दूसरी रेमेडी उन्होंने बताया कि बरगद के पेड़ में, बड़ के पेड़ में दूध डालने से भी फायदा होता है। ये 2 रेमेडी, खैर रेमेडी का क्लास नहीं है आज हमारा, लेकिन हाँ क्योंकि जितना पढ़ा है उसकी रेमेडी तुम लोग को पता होने की आइडिया होना चाहिए। तो तीसरा नियम है, नॉर्मली सैटर्न फर्स्ट हाउस में 90% तक खराब ही माना जाता है, ठीक है। अगर सैटर्न मान लो खराब है, क्योंकि यहाँ पे डेबिलिटेड भी होता है ना, तो मंगल की रेमेडी करनी चाहिए। तो मंगल को ठीक करना चाहिए। मंगल को ठीक करने के लिए तुम बंदरों को गुड़ चना खिलाओ, कार्तिकेय का पूजन करो। मंगल को किसी भी तरह से तुम ठीक करने की जो भी तुम्हें रेमेडी आती है लाल किताब की, इसकी जड़ को ठीक करोगे तो अगर सैटर्न खराब जड़ दे रहा है तो हो जाता है। अब जुपिटर वाले फंडामेंटल से ही समझ लो। अगर 3, 7 और मेनली 3, 7 और 10 में, 11 को भी लिया, 11 भी सैटर्न का हाउस है, लेकिन यहाँ पे लाल किताब में कहा है तीसरे घर, 7वें घर और 10वें घर में अगर सैटर्न के शत्रु ग्रह हों तो सैटर्न की डिग्निटी खराब हो जाती है। इन 3 घरों को तुम्हें जरूर देखना है, 3, 7 और 10 को, ठीक है। 3, 7 और 10 का मेनली बताया गया है लाल किताब में। तो सैटर्न के लिए अगर लग्न में हो या कहीं पर भी हो, तो तीसरे में उसके मित्र हों, 7वें खाने में उसके मित्र हों, 10वें खाने में उसके मित्र हों, तो सैटर्न का काम बढ़िया चलेगा। अब तीसरे खाने में, 7वें खाने में, 10वें खाने में अगर शत्रु ग्रह हों तो मामला उतना बढ़िया नहीं कहा जाता है, ठीक है, सिंपल। और उसी प्रकार सैटर्न जब यहाँ पे हो तो 8वें में अगर कोई ग्रह हो तो भी खराब है, वो तो जुपिटर वाला ही नियम है। 8th हाउस में अगर कोई ग्रह हो तो भी खराब कहा गया है, उतना अच्छा सैटर्न पे रिजल्ट नहीं दे पाता है, फिर चाहे उसका मित्र हो चाहे शत्रु हो, ठीक है। अब सैटर्न के शत्रु कौन कौन से हैं, सूर्य, मून और मेनली मंगल, ठीक है। सूर्य, मून और मंगल, मेनली मंगल कहे गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मंगल की राशि में वो एग्जॉल्टेड की बात नहीं, एग्जॉल्टेड तो यहाँ पे हो रहा है 7 नंबर खाने में, ठीक है। तो इन 3 घरों का, ठीक है। अब एक चीज और देख लो, अगर मान लो मंगल यहाँ पे हो, मंगल यहाँ पे हो, ठीक है, तो मंगल जब यहाँ पे होता है तो यहाँ पे से 10 नंबर खाने पे दृष्टि डालता है, ठीक है। तो अगर मंगल 4th हाउस में होगा तो यहाँ पे दृष्टि डालने से सैटर्न को खराब करता है, फिर सैटर्न कहीं पर भी बैठा हो, क्योंकि उसकी जड़ पे दृष्टि इसकी 10th हाउस में पड़ रही है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे व्याकरण के नियम है, हम इन पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। और अब एक, क्योंकि हमारा मेन पर्पस आपको था कि वर्षफल कितना आसान है, लेकिन वर्षफल की मास्टरी तो आप तभी कर सकते हो जब आप दुनिया में कौन सी चीज किस कारण से होती है, कौन सा प्लेनेट कौन सी चीज क्या करता है, कौन से खाने से क्या देखा जाता है, जब तक अगर आपको ये बेसिक फंडामेंटल आपके मजबूत नहीं होंगे तो वर्षफल कैसे सीख पाओगे। जैसे अभी हम आपको घुमा के भावार्थ भवन सिखाया, लाल किताब में कहीं भावार्थ भवन ओपनली एक्सप्लेन नहीं किया है, लिखा तक नहीं उन्होंने भावार्थ भवन। लेकिन जब तुम उनकी रेमेडी और रिजल्ट देखोगे ना कि ये होने से ये होता है, तब तुम जब उसको नहीं समझ पाओगे ये कैसे हो रहा है, लेकिन अगर तुम्हें वैदिक ज्योतिष आती होगी तब तुम उसको पकड़ लोगे, अच्छा ये खुल के इन्होंने भावार्थ भवन नहीं बोला, लेकिन ये हो इसी वजह से रहा है, ठीक है। ये चीज पकड़ में नहीं आती है नए लोगों को, लेकिन जब तुम डिटेल में
पढ़ते रहोगे तब तुम्हें समझ आता है अच्छा ये क्योंकि पंडित रूपचंद जोशी जी ने वैदिक को थोड़ा सा इजी करके आसान भाषा में, आसान, बहुत ज्यादा उसको क्लिष्ट नहीं किया कि आप कंफ्यूज हो जाओ। जैसे वैदिक में बहुत सारी चीजें एक साथ देखनी पड़ती हैं, उन्होंने इसको थोड़ा सा आसान करके खाली भाव, प्लेनेट और कुछ चीजें सब वैदिक से ही उठाई हैं काफी हद तक, लेकिन उसका नाम और भाषा और शब्द व्याकरण बदल दिया, जिससे कि उतनी तुम लोगों को टेंशन ना हो। तो वैदिक में आदमी कंफ्यूज बहुत हो जाता है, यार इस तरह हो रहा है, इस तरह नहीं हो रहा है, इधर से हो रहा है, इधर से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो कंफ्यूजन को बचाने के लिए उन्होंने इस विधा की रचना करी। तो अभी आप, अब जैसे अभी हमने जो आपको लिखा था लव लाइफ फॉरेन ट्री जो भी है, तो अभी आप लोग, हमें पता है क्वेश्चन आप पूछोगे तो उसी में और आपको एग्जाम्पल से बता देंगे। लेकिन हमने आज से 2 प्लैनेट, और 2 प्लैनेट भी सिर्फ लग्न में इसलिए रखे कि एटलीस्ट एक मॉडर्न फ्रेंडली तरीका आपको पता चल जाए। तो अब हम जो है 2-4-5 मिनट 6 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन आंसर लेंगे। ठीक है, तो अनिरुद्ध कहाँ